स्टार फॉरेस्ट के अंदर घोस्ट डॉलू लोग मिलकर शियाओ वू और उसकी मां को घेर लेते हैं। जान का खतरा बन जाता है। तभी अचानक ब्लैक शैडो जमीन फाड़ के निकलते हैं और सारे जानवरों को मार डालते हैं। शैडो आर्मी जबरदस्ती घेरा तोड़ के शियाओ वू और उसकी मां को बचा लेती है। साथ में दोनों के स्पेस रिंग्स भी छीन लेती है। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस शैडो आर्मी का लीडर सिर्फ 6 साल का बच्चा है और सिर्फ एक मास्क से इतने सारे शैडो बुला सकता है। सैकड़ों शैडोज सामने आ जाते हैं, सब काले कपड़ों में मुंह ढके हुए, स्किन ग्रे ब्लू, आंखें खून जैसी लाल। ये ना मॉन्स्टर लगते हैं ना इंसान। बीबी डोंग को महसूस होता है कि इन क्रीचर्स में सोल पावर की एक भी लहर नहीं है। इनकी असली ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। उसने ऐसा कभी देखा नहीं। 5 सोल पैलेस की किताबों में भी इनका कोई जिक्र नहीं मिलता। सामने वाला चाहे कितना भी बड़ा कलेजा रखे, अपनी ही प्लानिंग खराब नहीं करेगा। दोनों डॉलू सामने खतरा देख के अलर्ट हो जाते हैं, शैडोज को घूरने लगते हैं। बीबी डोम की नाराजगी भाप के जू डॉल बिना देर किए अपना अपन उठाता है और 8वां सोल स्किल छोड़ता है। फ्लोइंग लाइट 10,000 फीट। पूरा आसमान गोल्डन उल्कापात जैसा बन जाता है, सीधा शैडोज के झुंड पर गिरता है। बचने का कोई रास्ता ही नहीं। जू डॉलू अपनी स्किल देख के मुस्कुराता है। थोड़ी दूर खड़ा घोस्ट डॉलू मन ही मन गुस्से में बड़बड़ाता है, ये सिसी मर्दाना जनाना आदमी बिल्कुल पागल है। पर सोने जैसी रोशनी गिरते ही अचानक सारे शेडोज गायब हो जाते हैं। अटैक पूरा खाली जाता है। जू डॉलू का चेहरा फौरन उतर जाता है। संभल के, घोस्ट डॉलू चिल्लाता है। पीठ के पंख खोलकर हवा में उड़ जाता है। तभी एक ठंडी सी तलवार की चमक जू डॉलू के पीछे से चमकती है। शैडो कब उसके पीछे आ गया पता ही नहीं चला। जू डॉलू जल्दी से घूमकर वार बचाता है। इतने में और शैडोज उसके हाथ पैर जकड़ लेते हैं। तलवार सीधा सर पे आती है। वो ठंडे पसीने से भीग जाता है। ऐसी अजीब फाइटिंग स्टाइल पहले कभी नहीं देखी। जल्दी से सोल स्किल चालू करके डिफेंस बैरियर लगाता है। शैडो की तलवार डिफेंस से टकराती है। बात खत्म होते ही अनगिनत शैडोज ऊपर की तरफ छलांग लगाते हैं। पीठ का काला केप खुल जाता है, विंग्स बन जाती हैं और हवा में उड़ रहे घोस्ट डॉलू की तरफ बहुत तेजी से बढ़ते हैं। घोस्ट डॉलू घबरा जाता है। उसे अंदाजा नहीं था कि ये मॉन्स्टर उड़ भी सकते हैं। वो हिम्मत करके आगे नहीं बढ़ पाता। पंख फड़फड़ाकर 10 मीटर पीछे हट जाता है। पीछे से शैडोज तरह तरह के हथियार फेंकते हैं। वो जल्दी से डिफेंस सोल स्किल लगाकर हथियार गिराता है। फिर से ठंडे पसीने में भीग जाता है। दूसरी तरफ बीबी डोंग भी घेर लिया गया है। उस पर हमला करने वाले शैडोज 2 सिल्वर सर्टिफाइड डॉलू से मिलाकर भी ज्यादा हैं। उसका पर्पल लाइट भड़कता है। खतरनाक सोल पावर फूट पड़ता है। वो दोनों हाथों में जकड़े शैडोज को उड़ा देता है। हाथ में पकड़ा स्टाफ ठीक निशाने पर घुमाकर मारता है। एक शैडो टुकड़े टुकड़े होकर काले धुएं में बदल जाता है, गायब हो जाता है। एक हिट लगते ही बीबी डोंग को असलियत समझ आ जाती है। यांग शेंग और यू यान गुई मई को याद दिलाता है, घबराओ मत, ये शैडो मॉन्स्टर ज्यादा हैं मगर ताकत में कमजोर है। दोनों को बात समझ में आ जाती है। इसीलिए इतनी देर से लड़ते लड़ते भी सामने वाला कुछ रियल नुकसान नहीं कर पाया। तीनों पूरी तरह फाइट पर ध्यान लगाए हुए हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि दो शैडो चुपके से शियाओ वू और उसकी मां के पास पहुंच गए हैं। दोनों का हाथ पकड़ते ही, पलक झपकते ही दोनों गायब हो जाते हैं। इस अजीब मॉन्स्टर्स के खेल में उलझा घोस्ट डॉलू अभी भी वो घबराकर डिफेंस लगाता है। गुस्से से चिल्लाकर 7वां सोल स्किल घोस्ट ट्रू फॉर्म चालू करता है। सोल पावर उठते ही सामने के सारे शैडोज एकदम गायब हो जाते हैं। कोई निशान तक नहीं बचता। घोस्ट डॉलू वहीं ठिठक जाता है। फिर पास खड़े जू डॉलू की तरफ देखता है। उसके भी वही हाल है। तीसरा सोल स्किल डेथ स्पाइडर नेट बाइंडिंग। बीबी डोम की ठंडी आवाज गूंजती है। वो मुंह से गहरा पर्पल जाल थूकता है। जहरीली धुंध के साथ सामने आ रहे शैडोज पर फेंकता है। जाल तेजी से फैलता है। देखते ही देखते 100 मीटर तक फैल जाता है। जिन डालियों को छूता है वो पल भर में गलकर पर्पल काली बूंदें बनकर गिर जाती हैं। लगता है ज्यादातर शैडोज इसी में। सारे शैडोज एक साथ जमीन में समा जाते हैं, पूरी तरह गायब हो जाते हैं। इतना बड़ा जहरीला जाल खाली गिरता है, बस समतल जमीन पर बिछ जाता है। तीनों का रिफ्लेक्स बहुत तेज है। वो तुरंत उसी जगह सोल स्किल दागते हैं जहां शैडोज गायब हुए थे। धमाकों से जमीन में बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, पर शैडो का एक टुकड़ा भी नहीं मिलता। हुआन मियन डर के कहता है, बुरा हुआ वो 10,000 साल पुराने दोनों सोल बीस्ट भाग गए। घोस्ट डॉलू अचानक चिल्ला उठता है। बीबी डोम को होश आता है। वहां देखता है तो शियाओ वू और उसकी मां का कोई निशान नहीं है। समझ जाता है, ओह ये तो डाइवर्जन था, असली मकसद यही था। वो फौरन अपनी स्पिरिट पावर फैलाकर पूरे इलाके में तलाशता है, पर कुछ नहीं मिलता। जू और घोस्ट डॉलू चुपचाप बगल में खड़े रहते हैं। हिम्मत नहीं होती कुछ बोलने की। ऑर्डर का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद बीबी डोंग स्पिरिट पावर वापस खींचता है। आवाज में हल्की निराशा है, भाग गए तो जल्दी भाग गए, चलो 5 सोल पैलेस वापस चलते हैं। वो सबसे पहले जंगल से बाहर की तरफ चलने लगता है। घोस्ट डॉलू फौरन पीछे पीछे चलता है। कुछ कदम चलने के बाद देखता है जू डॉलू वहीं खड़ा है, हिला भी नहीं। दोनों पलटकर देखते हैं। जू डॉलू अपने हाथ की तरफ एकटक देख रहा है, हिल भी नहीं रहा। क्या हुआ, क्यों बुत बना खड़ा है? घोस्ट डॉलू भौं से कोड़कर डांटता है। आह! जू डॉलू दर्दनाक चीख मारता है। चेहरा पीला पड़ जाता है। आवाज कांपने लगती है। मेरा स्पेस रिंग गायब है। जरूर उन्हीं शैडो मॉन्स्टर्स ने चुराया होगा। खत्म हो गया। वो तो मेरी आधी कलेक्शन थी, आधी उम्र की जमा पूंजी थी। बीबी डॉम की भौएं हल्की सिकुड़ती हैं, आंखों में शक की चमक आती है।
इस बात से उसे भी लगता है कुछ गड़बड़ है। अपने हाथ की उंगली देखता है, वहां भी कुछ नहीं है, उसका स्पेस रिंग भी गायब है। उसकी भौं हल्की सी फड़कती है। सही कहा, इन्होंने सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा भी ले लिया। जू डोलू हैरान होकर कुछ बोल ही नहीं पाता। तभी बीबी डोंग की भौहें सिकुड़ती हैं। गुस्से से बोलता है, ये कैसी बदबू है जू। वो बदबू का पीछा करते करते घोस्ट डॉलू के पास पहुंचता है। चेहरा अजीब सा हो जाता है। ओल्ड घोस्ट, ये बदबू तो तेरे बदन से आ रही है। घोस्ट डॉलू चौंकता है, उसे भी लगता है रास्ते भर कोई अजीब सी बदबू आ रही थी, रुकते ही और तेज हो गई। वो कपड़े जूते चेक करता है, कुछ नहीं मिलता। शक से पलटता है। ओल्ड घोस्ट, तेरी पीठ पर देख। जू डॉलू एक कदम पीछे हट जाता है। चेहरा डर से भर जाता है। पीठ? मेरी पीठ पर क्या है? चोट लगी है क्या? साफ साफ बता। घोस्ट डोलू का दिल धक से रह जाता है। सोचता है जरूर उन मॉन्स्टर्स ने कोई जहर लगा दिया है, अब वो मरने वाला है। अरे मर्दाने जनाने, बोल भी दे। वो तो गोबर लग रहा है। जू डोलू नाक दबाकर कांपती आवाज में बोलता है। घोस्ट डोलू की पीठ पर कुछ मक्खियां भिनभिना रही हैं। सिर्फ गोबर है, सुनते ही घोस्ट डोलू राहत की सांस लेता है। फिर तुरंत समझते ही दर्द भरी चीख मारता है। दौड़कर जंगल में घुस जाता है। काफी देर बाद निराश होकर वापस आता है। पानी नहीं मिला, कपड़े बदलने पर भी बदबू पूरी तरह नहीं गई। डरे हुए जू डोलू को देखकर घोस्ट डोलू जानबूझकर जोर से बोलता है, थोड़ा मजाक उड़ाते हुए। अच्छा हुआ मैं स्पेस रिंग हमेशा साथ नहीं रखता, आज बच गया। जू डोलू आंखें घुमाता है। बचा कैसे? कभी सोचा कि सिर्फ तेरे ऊपर गोबर गिरा? ये सुनकर उसे लगता है रिंग खोने का दुख अब उतना बुरा नहीं लग रहा। घोस्ट डोलू की मुस्कान एकदम गायब हो जाती है। ठीक है, चलो चलते हैं। बीबी डोंग सबसे आगे बढ़ जाता है। दोनों चुप होकर तेजी से पीछे चलने लगते हैं। स्टार डॉ फॉरेस्ट के अंदर स्टार लेक के किनारे जमीन से शैडोज एक के बाद एक निकलते हैं। जिसे मैंने बचाने भेजा था वो कहाँ है? तुम शैडो सोल्जर की तरफ देखते हो। वो सोल्जर बेबसी से हाथ फैलाता है, इशारे से बताता है सिर्फ फॉरेस्ट कमांड मिला था। तभी ध्यान जाता है, सामने शैडोज की गिनती पहले से कम है। तुरंत समझ जाते हो टेलीपोर्ट में गड़बड़ हुई है। तुम और शियाओ वो माँ बेटी अलग जगह पहुंच गए। मतलब उन्हें कहीं और भेज दिया? शैडो सोल्जर से हिलाता है। अच्छा जाओ उन्हें ले आओ। तुम थोड़ा बेजार होकर कहते हो ये शैडो आर्मी अब भी इतनी भरोसे लायक नहीं है। सोल्जर आदेश लेकर तुरंत जमीन में समाकर गायब हो जाता है। तभी दो और शैडो सोल्जर सामने आकर अब से दो रिंग्स पेश करते हैं, स्पेस रिंग्स। तुम्हें हैरान होती है, दोनों सोल्जर्स चेहरे पर उलझन लिए खड़े हैं। उन्हें ये पता नहीं ये चीज क्या है। तुम्हें ख्याल आता है कहीं ये बीबी डोंग? तुमने सिर्फ बंदे बचाने का ऑर्डर दिया था, सोचा भी नहीं था इन लोगों ने ऐसे ही रास्ते में एक्स्ट्रा कमाई भी कर ली। अचानक लगने लगता है ये लोग इतने भी बेकार नहीं। जू और घोस्ट डॉलो के स्पेस रिंग्स दोनों वैल्यूबल हैं, अंदर पता नहीं क्या क्या छिपा होगा। तुम एक रिंग में सोल पावर भेजते हो, चेहरे पर फौरन खुशी छा जाती है। अंदर की स्पेस पूरे 50 क्यूबिक मीटर की है। टांग सान के 20-24 ब्रिज मूनलाइट नाइट स्पेस से भी डबल बड़ी। जिज्ञासा में तुम सोचते हो ये रिंग किसकी होगी, और तुरंत अंदर की चीजें चेक करना शुरू करते हो। पर अंदर देखते ही तुम रुक जाते हो। सामान बहुत बिखरा हुआ, बुरी तरह अस्त व्यस्त पड़ा है। तुम एक चीज बाहर निकालते हो, कोई सेक्सी लेडीज आउटफिट। तुम्हारा हाथ रुक जाता है दिल में। तुम्हें अचानक मजा आने लगता है। थोड़ा शर्मिंदगी से वो ड्रेस जमीन पर फेंक कर फिर से अंदर हाथ डालते हो। इस बार पिंक ब्रा जैसी चीज मिलती है। शुक्र है आसपास सिर्फ शैडो आर्मी है, कोई इंसान नहीं देख रहा। तुम खुद को राहत देते हो, पर तभी सामने रोशनी चमकती है। शैडो सोल्जर शियाओ वू और उसकी माँ को टेलीपोर्ट करके ले आता है। तुम्हारा चेहरा फौरन जम जाता है। फटाफट अंडरगारमेंट को साइड में फेंक कर बच्चों जैसी आवाज में जल्दी सफाई देते हो। ये मेरा नहीं है। शियाओ वू कुछ नहीं बोलती, बस उसका चेहरा एकदम लाल पड़ जाता है। माहौल हल्का करने के लिए तुम जल्दी से सिर झुकाकर फिर से रिंग खंगालने लगते हो। इस बार और लेडीज अंडरवियर निकलते हैं। तुम हैरान होकर सिर उठाते हो। माँ बेटी दोनों की नजरें और भी अजीब हो जाती हैं। तुम बस हंसकर कहते हो, सच में मेरा नहीं है। अब शियाओ वू की माँ का चेहरा भी लाल पड़ जाता है। तुम मन में सोचते हो अब सफाई देना बेकार है, चलो सब निकाल के देख ही लेते हैं। तुम एक एक करके सब बाहर निकालने लगते हो। तरह तरह की लेडीज ड्रेस, सेक्सी वाली, फ्रेश सिंपल वाली, मैच्योर स्टाइल वाली, सब कुछ है। स्कर्ट, प्लीटेड स्कर्ट, मूनलाइट स्कर्ट, ढेर सारा जमीन पर जमा हो जाता है। कुछ ही देर में 100 से ज्यादा कपड़े जमीन पर पड़े हैं। शियाओ वू को देखकर फिर जूते निकालते हो, 6 इंच के हील जमीन पर गिराते हो। उसमें भी तेज बदबू आती है। असल में शियाओ वू और उसकी माँ को शैडो सोल्जर के रवैये से पहले ही समझ आ गया था कि तुम ही उनके सेवियर हो। बस इस सेवियर का टेस्ट थोड़ा अलग है, इसीलिए ज़्यादा कुछ पूछ नहीं रहे। बस चुपचाप थोड़ी अजीब सी हालत में खड़े हैं। थोड़ी ही देर में तुम और भी जूते निकालते हो, कढ़ाई वाले जूते, क्रिस्टल जूते, वर्क शूज, सब कुछ, सारे लेडीज हील्स। फिर एक ढेर सारे गहने और मेकअप का सामान भी निकालते हो। आखिर में रुक जाते हो। तुम्हें अजीब लगता है ये फैशन सेंस बिल्कुल बी डॉम के स्टाइल जैसा नहीं। तुम उठा लेते हो। वो एक बहुत भड़कीली लाल ड्रेस है। गोल्ड सिल्वर एम्ब्रॉयडरी से भरी छाती पर बच्चे की मुट्ठी जितना बड़ा गोल्ड ऑर्नामेंट लगा है। तुम्हें फौरन समझ आ जाता है ये रिंग बीबी डोम की नहीं, जू डॉलू यू यान की है। सोचा नहीं था इस मर्दाने जनाने ने रिंग में इतने सारे लेडीज कपड़े छिपा रखे हैं। ये ड्रेस देखते ही शियाओ वू और उसकी माँ भी हैरान रह जाते हैं। उन्हें पहचाना जाता है, ये तो उन्हीं 3 लोगों में से एक जो उन्हें मार रहे थे, उसी मेल सोल मास्टर के कपड़े हैं। अब माँ बेटी को समझ आता है वो गलत सोच रहे थे। साथ ही दिल में बड़ा झटका लगता है।
ये सेवियर की ताकत तो सिर्फ उन्हें बचाया ही नहीं, पीछा करने वालों का स्पेस रिंग भी उल्टा छीन लिया। दोनों की नजरों में अब तुम्हारे लिए इज्जत भर जाती है। तुम्हें बड़ा मजा आता है, सीधे ड्रेस से गोल्ड जेम निकाल कर बाकी कपड़ा फेंक देते हो, जेम और गहने वापस समेट लेते हो। रिंग में 50,000 गोल्ड सोल कॉइन्स भी हैं, कुल मिलाकर काफी बड़ी वैल्यू बन जाती है। संतुष्ट होकर रिंग संभालकर शैडो सोल्जर को इशारा करते हो, इन बेकार चीजों को फेंक दो, जितनी दूर हो सके फेंक दो। ऑर्डर सुनते ही करीब 50 सोल्जर्स आगे आकर सामान उठा लेते हैं, तुरंत गायब हो जाते हैं। जो डॉलो की लेडीज ड्रेसेस, हील्स और मेकअप सामान फेंकने में इतने सोल्जर्स लगते हैं, नजारा देखने लायक होता है। जू डोलू चलते चलते साइड में हटता जाता है, नाक भौं सिकोड़कर, गोस्ट चुप कर, अरे मैं ऐसा हूं, तेरी वजह से तो पानी नहीं मिला। जू डोलू की बात पूरी होने से पहले वो अचानक रुक जाता है। अरे मर्दाने, देख वो बंदरों का झुंड, कुछ जाना पहचाना सा लगता है ना। बीबी डोंग और घोस्ट डॉलू भी रुककर उस तरफ देखते हैं। करीब 100 बंदर तरह तरह के इंसानी कपड़े पहने पेड़ों पर उछल कूद कर रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ पकड़ के भाग रहे हैं, इंसानी हरकतें कॉपी करते हुए। बड़े फनी लग रहे हैं। वो तो मेरी वर्क ड्रेस है, वो स्कर्ट भी मेरी है। जो डॉलू वहीं जमकर खड़ा रह जाता है। तभी फटने की आवाज आती है, एक बंदर की मेड ड्रेस डाल पर उलझकर फट जाती है। वो सोच में पड़ जाता है, गुस्से में सिर खुजाता है, फिर अचानक चीख मारता है। जू डॉलू की चीख सुनते ही सारे बंदर एकदम रुक जाते हैं। ये कमबख्त बंदर, मेरी चीजें वापस दो, वो तो मेरी आधी उम्र की जमा पूंजी है। जू डोलू पूरी तरह गुस्से में आ जाता है, हाथ उठाकर 5वां सोल, 9वां सोल स्किल छोड़ने वाला होता है। फुल ग्राउंड क्राइसेंथमम्स, फूल गिरे धरती पर दिल टूट जाए। बड़ा सा माउंटेन डॉलू क्राइसेंथमम आधे आसमान तक उठता है, तभी उसकी मूवमेंट रुक जाती है। बंदर कहाँ है? सामने पूरी तरह खाली है, सिर्फ पेड़ की डालियां हिल रही हैं, बंदर का कोई साया तक नहीं दिखता। जू डोलू का चेहरा फौरन उतर जाता है। घोस्ट डोलू हंसकर आगे इशारा करता है, एक साया बिजली की तरह जंगल में उसकर पीछा करने लगता है। थोड़ी देर बाद जू डॉलो निराश होकर वापस आता है, हाथ में सिर्फ एक क्रिस्टल शू है। बीबी डोंग की भौहें सिकुड़ती हैं, मूड और खराब हो जाता है, कहीं वे कपड़े भी अंत में उन बदरों तक पहुंच गए हों। खाली हाथ लौटे जू डॉलो को देखकर वो हल्की सी सांस भरता है। तुम लोगों को पता नहीं मेरी रिंग में कितनी वैल्यूएबल चीजें थीं। 2 सोल बोन्स, कुछ किताबें जिनकी वैल्यू सोल बोन से भी कम नहीं, और मेरी डायरी भी, पता नहीं अब उसका क्या हुआ। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद वो आगे बढ़ता है। शियाओ और उसकी माँ फिर से हैरान होते हैं, क्या ये चीज भी उन इतनी सारी चीजें मिलने की खुशी में तुम बेजबरी से रिंग के अंदर देखने लगते हो? फौरन हैरत से हल्की आवाज निकालते हो। अगर जू डॉलो की 50 क्यूबिक मीटर रिंग को खजाना कहें, तो ये रिंग सच में असली खजाना है। अंदर की स्पेस पूरे 500 क्यूब मीटर है, पहली वाली से 10 गुना। पिछली वाली की गंदगी के उलट इस रिंग में सब कुछ बड़ी सफाई से रखा है। कपड़े, गहने, ब्रश, 3 बहुत खूबसूरत जेट बॉक्स और ढेर सारे गोल्ड सोल कॉइन्स, सब कुछ करीने से बांट कर रखा है। एक तरफ लेडीज ड्रेस और गहने हैं। तुम सोचते हो शायद ये बीबी डोंग की हो, पर कोई मेकअप सामान नहीं है इसमें, इसलिए तुम्हें भी शक होता है। तुम एक ड्रेस निकालते हो, चमकीली गोल्ड लॉन्ग ड्रेस। बीबी डोंग जो पहनता है उसे तुम्हारे मन में सोचते हो ये आगे चलकर तुम्हारा डिसाइपल बन सकता है, इसलिए उसके सामान को हाथ नहीं लगाते, वैसे ही वापस रख देते हो। गोल्ड ड्रेस देखकर शियाओ वू की माँ भी समझ जाती है ये रिंग किसकी है। उस दिन के आसमान भर के हमले याद करके अब भी उसका दिल कांप जाता है। उस पोप का स्पेस रिंग भी छीन लिया। उसकी नजरों में तुम्हारे लिए और भी इज्जत बढ़ जाती है। बीबी डोंग के कपड़े और गहने जू डोलू से 3 गुना ज्यादा हैं, पर स्टाइल बिल्कुल अलग, सब कुछ रॉयल और एलिगेंट, बिना किसी फालतू डिजाइन के। तुम कपड़ों को छोड़ अब किताबों की तरफ बढ़ते हो। ये तुम्हारी इस दुनिया में आकर देखी सबसे बड़ी बुक कलेक्शन है। तुम्हें उत्सुकता होती है, पोप बीबी डोंग खाली टाइम में क्या पढ़ता है? पन्ने पलटते पलटते पाते हो, एटिकेट, टी सेरेमनी, पोएट्री, मैनेजमेंट, 100 से ज्यादा किताबें हैं। तुम्हें हैरानी होती है, इतनी वाइड रीडिंग रखता है ये बंदा। ये सब चीज़ें काम की हैं, इसलिए फेंकते नहीं, कैटेगरी में सजाकर वापस रख देते हो। तभी कुछ पुरानी मोटी किताबें ध्यान खींचती हैं, पन्ने पीले पड़ चुके हैं। सोल बीस्ट एनसाइक्लोपीडिया, तुम पलटते हो, अंदर पूरे कॉन्टिनेंट के जाने पहचाने सोल बीस्ट्स की डिटेल्स हैं, हर बीस्ट की आदतें, अटैक स्टाइल, उम्र पहचानने का तरीका, सोल रिंग की खासियत, सब कुछ। ये काम की चीज़ है, तुम वापस रख देते हो। फिर एक और पुरानी किताब उठाते हो, कवर पर लिखा नाम धुंधला हो चुका है, फिर भी पढ़ पाते हो, सोल नाम की किताब है। किताब पुरानी है, पर अंदर की कंटेंट फौरन तुम्हारा ध्यान खींच लेती है। सोल पावर ब्लड लाइन से आती है। पिछले 100 सालों में कॉन्टिनेंट में 19 लोग पैदाइशी फुल सोल पावर वाले रहे हैं। सोल मास्टर, फर्स्ट सोल रिंग अब्जॉर्ब लिमिट 423 साल, सेकंड सोल रिंग से 9वें रिंग तक 10,000 साल तक एब्जॉर्ब हो सकते हैं। यहाँ तक पढ़कर तुम ज्यादा ध्यान नहीं देते, आगे पढ़ते जाते हो। फूड टाइप सोल मास्टर एनिमल टाइप रिंग अब्जॉर्ब कर सकते हैं, वरना उल्टा। सोल मास्टर अगर टाइटल के पीक पर पहुंच जाए, बिना नया रिंग लिए भी प्रैक्टिस जारी रख सकता है। जब कोई सोल बीस्ट खुद अपनी मर्जी से सोल मास्टर का रिंग बनना चाहे, तब यहाँ पूरा एक पन्ना गायब है। ये तो अधूरी किताब है क्या? तुम्हें थोड़ी झुंझलाहट होती है, तुरंत आखिर तक पलटते हो। आखिरी पन्ने पर वो फटा हुआ कोना मिलता है,
अंडरवियर के साथ। तुम टुकड़े को वापस जोड़ते हो। ऊपर लिखा है सोल मास्टर की रिंग एब्जॉर्ब करने की एक लिमिट होती है, पर स्पेशल सोल या नॉर्मल से अलग बॉडी वाले इस लिमिट को तोड़ सकते हैं। पन्ना वापस उसकी जगह रख देते हो। कंटेंट में रिंग अरेंजमेंट है, पावर मैक्सिमम बढ़ाने की बात भी है, पर सिर्फ सिर्फ बेकार। सोल मास्टर की थ्योरी बिल्कुल अलग है। पर अगर मास्टर की थ्योरी सही होती तो वो इतने सालों से ग्रैंड मास्टर स्टेज पर अटका नहीं रहता। तुम इसे मास्टर के 10 कोर कॉम्पिटिटिवनेस थ्योरी से मैच करते हो। 6 पॉइंट्स पूरी तरह मैच होते हैं, दो में फर्क है, और फर्क वाले दोनों पॉइंट्स ठीक उसी फटे कोने और गायब पन्ने की कंटेंट से मैच करते हैं। तो क्या मास्टर की थ्योरी सच में उसी किताब से चुराई हुई है? 10 में 8 चांस तो यही है। तो जिसे उसने 10 कोर कॉम्पिटिटिवनेस कहा, उसमें शायद सिर्फ 2 पॉइंट्स ही उसके अपने हैं, और मजे की बात वो भी गलत निकाल लिए। तुम वो किताब वापस रख देते हो। पुरानी किताबों में एक और मिलती है, ट्विन सोल्स, और कुछ सोल मास्टर प्रैक्टिस मैनुअल्स, सब तुम्हारी दिलचस्पी की हैं। तुम फिलहाल ध्यान से नहीं पढ़ते, बाद में आराम से पढ़ने का सोचते हो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान अब उन 3 खूबसूरत जेड बॉक्स की तरफ खिंच जाता है। पहला जेड बॉक्स खोलते हो, हल्की ब्लू रोशनी बाहर निकलती है, दिल धक से करता है। सोल बोन, सोल मास्टर के लिए सबसे कीमती खजाना, जो चाहकर भी हमेशा मिलता नहीं। बॉक्स के अंदर एक बहुत कीमती बोन है, स्केलेटन बोन के बाद दूसरे नंबर की वैल्यू वाली, 50,000 साल से ज्यादा पुरानी स्पिरिट कंसंट्रेशन वाली विजडम बोन। तुम एक्साइटेड होकर दूसरा जेड बॉक्स खोलते हो। फायर रेड रोशनी चमकती है, बोन जैसी शेप वाली एक राइट आर्म बोन दिखती है, 10,000 साल की एक्सप्लोसिव बर्निंग फ्लेम राइट आर्म बोन। एक साथ 2 सोल बोन मिलने पर तुम खुद से सोचते हो, तीसरे बॉक्स में शायद रन फास्ट विंड चेज लेफ्ट लेग बोन होगा। दोनों बोन्स समेटकर स्पेस रिंग में रख देते हो। फिर तीसरा बॉक्स खोलते हो। विंड चेज लेफ्ट लेग बोन बॉक्स में नहीं मिलती, बस अंदर एक खूबसूरत डायरी और 2 टोकन है। कवर पर साफ लिखा है डायरी। ये बीबी डोंग की डायरी है। तुम क्यूरियोसिटी दबाकर उसे साइड में रख देते हो। किसी और की डायरी पढ़ना ठीक नहीं। पहले कीमती दिखने वाला वो पुराना गुजिंग साज भी नहीं देखते, वो असल में तुम्हारी पिछली जिंदगी की जानी पहचानी गुजिंग है। इसकी जगह गोल्ड सोल कॉइन्स गिनने बैठते हो। गिनने के बाद रिंग में पूरे 1 लाख गोल्ड सोल कॉइन्स निकलते हैं। पहले की 50,000 जोड़कर अब तुम्हारे पास 1.5 लाख कॉइन्स हो जाते हैं। इतने बोन्स, इतने कॉइन्स की टोटल वैल्यू बहुत बड़ी है। तुम फिर से बीब डॉम की डायरी उठाते हो, एक पेन निकालते हो, उस पर कुछ लाइनें लिखते हो, फिर डायरी और नोट शैडो सोल्जर को तुम आदेश देते हो, इसे जाकर उसी को दो। वो मर्दाना जनाना नहीं, दूसरा वाला। शैडो सोल्जर समझकर फौरन गायब हो जाता है। तुम रिंग संभाल कर मन में खुश हो जाते हो। घने पेड़ों से आसमान की तरफ देखते हो। शाम हो चुकी है। तभी शियाओ वू और उसकी माँ आगे आकर सीधे जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाते हैं। बेनिफैक्टर सर, शियाओ वू शुक्रिया अदा करती है। आ रो, तुम्हारे मन में हल्का सा भाव आता है। ओरिजिनल स्टोरी में शियाओ वू की माँ का नाम कभी नहीं बताया गया था। रैबिट फॉर्म वाला ट्रांसफॉर्मेशन देखकर ये नाम भी सूट करता है। तुम आगे बढ़कर दोनों को उठाते हो। छोटी सी मदद थी, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। अच्छा, तुम्हारी चोट कैसी है? बेनिफैक्टर सर, की मदद से ही अब कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, कुछ दिन आराम करने से ठीक हो जाएगी। आरोह की आवाज में शुक्रगुजारी भरी है। बगल में खड़ी शियाओ वू पूरी बातचीत सुनती है। उसकी आंखों में इज्जत भरी है। माँ हमेशा कहती है इंसानों में अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। अच्छे लोग सच्चे और ईमानदार होते हैं, कमजोरों की मदद करते हैं, ताकतवरों को हराते हैं। सामने वाला सेवियर बिल्कुल उसी अच्छे इंसान जैसा है जो उसने अपने ख्यालों में सोचा था। माँ की यह इमेज उसके मन में और भी बड़ी हो जाती है। तभी उसे तुम्हारी आवाज में एक हल्की मासूमियत महसूस होती है, जैसे किसी बच्चे की आवाज। वो ज्यादा नहीं सोचती, आगे बढ़कर गंभीरता से कहती है, एक बूंद पानी का एहसान भी झरने के बराबर लौटाना चाहिए। बेनिफैक्टर सर ने हम माँ बेटी की जान बचाई, आरोह कभी नहीं भूलेगी। अगर कभी हमारी जरूरत पड़े तो बेझिझक कहें, हम जान भी लगा देंगे। अच्छा, चूंकि तुम बदला चुकाना चाहती हो, तुम बेझिझक कहते हो। तुम्हें लगता है डिसाइपल लेने का सही मौका आ गया है। शियाओ वू का चेहरा उलझन में पड़ जाता है, आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। माँ ने हमेशा कहा था, अच्छे इंसान बदले की उम्मीद नहीं रखते, पर यह बेनिफैक्टर तो सीधा मांग रहा है। वो उलझकर माँ की तरफ देखती है। उसका पूरा नजरिया। आरोह थोड़ी देर हैरान रहती है, फिर हल्के से मुस्कुरा देती है। समझ जाती है ये बेनिफैक्टर बड़ा सीधा, सच्चा और खुले दिल का है। उसकी आवाज में अब भी भरोसा है। बेनिफैक्टर सर बोलिए, मैं जरूर पूरा करूंगी। मैं हमेशा से एक डिसाइपल लेना चाहता था। तुम्हारी बेटी को मेरी शिष्या बना दो, यही मेरा बदला होगा। आरोह बिल्कुल स्तब्ध हो जाती है। ये बदला नहीं, ये तो बहुत बड़ी किस्मत का तोहफा है। इनकी ताकत देखकर डिसाइपल बनने की लाइन तो झील से जंगल के बाहर तक लगी होगी। आपका डिसाइपल बनना इतना सिंपल है? उसे यकीन नहीं होता। नहीं तो और क्या चाहती हो? तुम मुस्कुरा देते हो। आरोह खुशी और हैरानी दो में डूब जाती है। तुरंत ठिठकी हुई। शियाओ वू, जल्दी सलाम करो। वो जल्दी से इशारा करती है। उसके नज़र में ये बेनिफैक्टर किसी भी सर्टिफाइड डॉलू से भी कहीं ऊपर है। बेटी का उनके अंडर में जाना कोई मामूली किस्मत नहीं। शियाओ वू को अब भी समझ नहीं आता बदला चुकाने के बाद कैसे डिसाइपल बनने बदल गए, पर दिल में खुशी की लहर पहले ही दौड़ रही है। माँ का इशारा सुनते ही वो फौरन होश में आती है। तुरंत घुटनों के बल गिरकर सिर झुकाती है। टीचर, कृपया शिष्या का प्रणाम स्वीकार करें। बधाई हो होस्ट, सक्सेसफुली डिसाइपल शियाओ वू मिली। बधाई हो होस्ट, टैलेंट एबिलिटी परफेक्ट इनविजिबिलिटी मिली। बधाई हो होस्ट, टैलेंट एबिलिटी गॉडली कुकिंग मिली। 3 सिस्टम नोटिफिकेशन तुम्हारे दिमाग में गूंजते हैं।
तुम आगे बढ़कर सजदे में झुकी शियाओ वू को रोकते हो। टीचर, टीचर, क्या आपका मन बदल गया? क्या हमारी बात नहीं हुई थी कि आप मुझे डिसाइपल बनाएंगे? शियाओ वू का चेहरा टेंशन से भर जाता है और वो भी उलझन से देखने लगती है। तुम हल्के से मुस्कुराते हो। टेंशन मत लो, मेरे यहाँ इतने फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। तुमने दिल से डिसाइपल बनना कहा, सच्चे दिल से एक बार टीचर बोल दिया, बस इतना काफ़ी है। अब से तुम मेरे डिसाइपल हो। नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? आप सिर्फ शियाओ वू के टीचर नहीं, उसकी जान बचाने वाले भी हैं। फॉर्मेलिटी पूरी होनी ही चाहिए। और वो अड़ जाती है। माँ सही कह रही है टीचर, फॉर्मेलिटी कम नहीं होनी चाहिए। शियाओ वू भी सिर हिलाती है। दोनों की जिद के आगे शियाओ वू आखिरकार पूरी विधि से डिसाइपल सेरेमनी करती है। शियो बुरु, अच्छा चूंकि शियाओ वू अब मेरी डिसाइपल बन गई है। आरो, तुम्हें मुझे बार बार बेनिफैक्टर सर कहने की जरूरत नहीं, सीधे इनका नाम बुला सकती हो। शियाओ वू, तुम्हें भी याद रखना है, टीचर का नाम ली यांग है। ठीक है टीचर, ली यांग टीचर। दोनों सिर हिलाती हैं। तुम अपना मास्क उतारते हो, असली चेहरा सामने आता है। आप इतने यंग हैं। 5-6 साल के बच्चे जैसा दिखने वाला चेहरा देखकर आरो हैरत से चिल्ला उठती है। उसे यकीन नहीं होता उन्हें बचाने वाला इतना बड़ा शख्स एक बच्चा निकलेगा। टीचर, आप तो बहुत हैंडसम हो। शियाओ वो उत्साह में चिल्ला उठती है। इंसानी दुनिया में आना जाना करने वाली आरो ने ही इतना खूबसूरत लड़का पहले कभी नहीं देखा। मन ही मन हैरान रह जाती है। बाला किंगडम के सबसे साउथ हिस्से में 3 शानदार सजी गाड़ियां तेजी से रोड पर दौड़ रही हैं। धूल उठ रही है। शाम की रोशनी साफ दिख रही है। गाड़ी के अंदर बीबी डोंग आंखें बंद किए ग्रेसफुल पोज में बैठा है। अचानक एक शैडो सामने आ जाता है। वो आंखें खोलता है। इस मॉन्स्टर को देखकर मुंह पर हल्का सा तिरस्कार आता है। सोल पावर से भरा वेपन जोर से नीचे गिराता है, पर शैडो जैसे पहले से जानता था, तुरंत गायब हो जाता है। अपनी जगह एक किताब और वो खुद से बड़बड़ाता है। नोट पर सिर्फ 7 शब्द लिखे हैं, तुम्हारी डायरी वापस। लिखावट में इतना खूबसूरत निखार है, पूरे कॉन्टिनेंट में शायद ही कोई ऐसा लिख सके। वो नोट फेंकता नहीं, ध्यान से संभाल लेता है। वो किताब उठाता है, फौरन पहचान लेता है, ये सच में उसी की डायरी है। बीबी डोंग भौहें सिकुड़ती है, हाथ फेरता है कवर पर। फिर उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक आती है। मेरा सोल पावर सील अब भी वैसा है, यानी शुरू से आखिर तक किसी ने ये डायरी खोली ही नहीं। उसकी भौहें धीरे से खुल जाती हैं। सामने वाले ने डायरी वापस की, पर झांका नहीं। ये तो बड़े जेंटलमैन जैसी बात है। ऐसी हैंडराइटिंग रख सकने वाला जरूर पढ़ा लिखा शख्स होगा। इस पावर वाली दुनिया में पढ़ाई में लगने वाले लोग वैसे भी बहुत कम हैं। ऊपर से सामने वाला शैडोज कंट्रोल भी कर सकता है, यानी जरूर कोई सोल मास्टर होगा। पता नहीं उसका सोल क्या है। थोड़ी देर सोचकर बीबी डॉन के मन में अचानक गहरी दिलचस्पी जाग जाती है। उसे नहीं पता कि पिछले जन्म में तुम कॉलेज कैलीग्राफी क्लब के मेंबर थे। इस दुनिया में तुम्हारे पास टांग सान जैसी शुआन तियम्पेल्स या पर्पल एक्सट्रीम डायमंड तांबे जैसी सीक्रेट स्किल्स नहीं थी, पर पूरे बैचलर डिग्री की पढ़ाई और नॉलेज तुम साथ लेकर आए थे। जब से तुमने कलम पकड़ना सीखा, सोल विलेज के हर घर के स्प्रिंग फेस्टिवल कपल्स तुमने ही लिखे, सिवाय टांग सान के घर के। पिछले 2 सालों में टांग हाउ की जान में सिर्फ अपनी बेटी है, बाकी कुछ जगह ही नहीं। स्टार डॉ फॉरेस्ट में डायरी लौटाने वाला शैडो सोल्जर वापस आता है, सभी को खड़ा करता है। अटेंशन प्लीज। हॉस्ट का प्रोफाइल पैनल खुलता है। चेक करते हो। हॉस्ट ली यांग, 5 सोल, मास्क, सोल पावर लेवल 12 सोल। तुम्हें देखते हो धीरे धीरे चलकर एक बहुत बड़े पेड़ के पास जाते हो। दोनों के हैरान करने वाली नजरों में तुम्हारा शरीर एकदम स्थिर होकर पेड़ के तने के अंदर से आर पार निकल जाता है। आरो मुंह खोलकर देखती रह जाती है। टीचर, आपका शरीर पेड़ के आर पार कैसे गया? शियाओ वो जिज्ञासा से दौड़कर पास आती है। तुम मुस्कुराकर सिर हिलाते हो, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते, बस झुककर 1 फुट लंबी डाल उठाते हो, उसे बाएं हाथ पर मते हो। अजीब सी बात होती है, डाल हथेली से टकराते ही कोई भी रुकावट महसूस नहीं होती, वो सीधा हाथ के आर पार जाकर जमीन पर गिर जाती है। टीचर, आपका हाथ। शियाओ वो आवाज में हैरत से चीख उठती है। तुम हल्के से मुस्कुराते हो। मेरा शरीर पेड़ के आर पार नहीं गया, बल्कि पेड़ मेरे शरीर के आर पार से निकला। शरीर पेड़ के आर पार, पेड़ शरीर के आर पार, ये तो समझने में मुश्किल है। ये टीचर की टैलेंट एबिलिटी है, नाम है परफेक्ट इनविजिबिलिटी। एक्टिवेट होने पर मैं नॉर्मल जैसा ही दिखता हूँ, पर असल में एक अलग डायमेंशन में होता हूँ। कोई भी अटैक मुझे छू नहीं सकती। तुम एक्सप्लेन करते हो। बस प्रॉब्लम ये है कि टाइम बहुत कम है। ये बोलते हुए तुम्हारे चेहरे पर हल्की नाराजगी है। एक बार में ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक ही टिक सकती है। 3 दिन भी कम? आरो मन ही मन हैरान रह जाती है। अपनी इनविंसिबल स्पिरिट सिर्फ 3 सेकंड टिकती है, ये एबिलिटी तो उससे 100 गुना स्ट्रांग है। उसकी आंखों में जलन भरी हुई एडमिरेशन आती है। अचानक उसे पूरा यकीन आ जाता है, बेटी को तुम्हारा डिसाइपल बनाना उसकी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। तभी शियाओ का पेट कुड़कुड़ आवाज करता है। आरो को याद आता है, तीनों ने सुबह से खाना ही नहीं खाया। ली यांग टीचर, आप यहाँ थोड़ा रुकिए, मैं और शियाओ वू खाना तैयार करने जाते हैं। तुम सिलाते हो, वो शियाओ वू को लेकर चली जाती है। दोनों के जाने के बाद तुम स्पेस रिंग से एक पुरानी किताब निकालकर शांति से पढ़ने बैठते हो। कुछ दूर बने छोटे से घर में आरो खाना बना रही है। स्पेशल मेहमान के लिए उसने गाजर के साथ मटन स्टू और कुछ आम भर के व्यंजन बनाए हैं। मटन स्टू पकने ही वाला था कि आरो का चेहरा एकदम बदल जाता है। दा मिंग और अरमिंग इसी वक्त वापस आ गए। ली यांग टीचर को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं और श्याओ वो सोल बीस्ट है। इन्हें फौरन मैसेज भेजना जरूरी है।
वो जल्दी से घर के मेहमान की बात बताकर उन्हें अभी सामने ना आने को कहने के लिए वो एक छोटी सी चिड़िया से धीमी आवाज में कुछ इशारे देती है। चिड़िया समझ न समझते हुए भी सिर हिलाती है, फौरन उड़ जाती है। आसमान अंधेरा होने लगता है। तुम किताब बंद कर देते हो। टीचर, माँ ने खाना तैयार कर दिया है। शियाओ वो दौड़ते हुए आती है, तुम्हारा हाथ पकड़कर घने जंगल में से घुमावदार रास्ता पार करती है। अचानक सामने खुला मैदान आता है। दूर एक छोटा सा घर दिखता है। पुरानी झोपड़ी बस बारिश से बचाने भर की है। घर के सामने लकड़ी और लताओं से बने टेबल कुर्सी पहले से लगे हैं। ऊपर खाना सजा है। शाम गहरी हो चुकी है। माँ बेटी ने आंगन में अलाव भी जला रखा है। तुम्हें आते देख आरोह गर्मजोशी से बैठने को कहती है। तुम्हारी थाली में एक बड़ा मटन का पीस डालती है। तुम मटन उठाकर एक बाइट लेते हो, भौहें एकदम। तुम बड़ी मुश्किल से उगलने से खुद को रोकते हो। बगल में मजे से खाती शियाओ को देखकर तुम्हें उस पर थोड़ी दया आ जाती है। आरोह सिर उठाकर देखती है। तुम्हें चम्मच रखते देख तुरंत कुछ पूछने वाली होती है, पर तुम पहले ही पूछ लेते हो क्या घर में और कोई इंग्रेडिएंट्स बचे हैं। रो की आंखों में थोड़ी हैरानी आती है। बिना ज़्यादा सोचे बोलती है, मटन, गाजर, सब्जियां सब थोड़ा थोड़ा बचा है। थोड़ा मटन और मसाले ले आओ प्लीज़। तुम आग की तरफ देखते हो, कोई आइडिया आ जाता है। ठीक है, आरो रसोई की तरफ चली जाती है। जब वो वापस आती है तुम हैरान रह जाते हो। उसने आधा पूरा मटन और ढेर सारा फैट के साथ का मांस ले आई है। सब पहले से साफ धरा हुआ। तुम्हारी पूरी बात इतनी सीरियसली? तुम खुश होकर सामान लेते हो, फिर आरो से चाकू और मसाले भी मांगते हो, फिर मुड़कर बड़े मजे से गाजर चबाती शियाओ वू की तरफ देखते हो हल्की मुस्कान के साथ। शियाओ वू, अभी मत खाओ, जाओ कुछ साफ लकड़ियां ढूंढ कर लाओ, थोड़ी देर में टीचर तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खिलाएंगे। स्वादिष्ट मतलब माँ के खाने से भी टेस्टी? शियाओ वू थोड़ी हैरान होती है। वो कभी इंसानी दुनिया में गई नहीं। हमेशा माँ का बनाया खाना ही उसे दुनिया का सबसे टेस्टी खाना लगता है। फिर भी वो बात मानकर लकड़ी लेने चली जाती है। थोड़ी ही देर में आरो और शियाओ वू दोनों सामान लेकर वापस आते हैं। मीट स्कीवर्स काटना, मैरिनेट करना, स्कीवर लगाना, ग्रिल तैयार करना, तुम बड़ी माहिरी से सब जल्दी जल्दी करते हो। आधे घंटे बाद आग की लपटों पर सिज सिज करती कबाब आवाज करती है। तेल पत्तों की तरह टपकता है। खुशबू चारों तरफ फैलती है। तुम बीच बीच में मसाला छिड़कते हो। महक और तेज होती जाती है। माँ बेटी दोनों पहले ही पास बैठ गए हैं। शियाओ वो कबाब देखकर मुंह में पानी भरने से रोक नहीं पा रही। उसका ये हाल देखकर तुम मुस्कुराते हो। एक कबाब सिका हुआ उसे और आरो को देते हो। पहला बाइट लेते ही शियाओ वो बुत बन जाती है। इतना टेस्टी। बात खत्म होते ही वो बड़े मजे से खाना शुरू कर देती है। आरो हाथ में सुनहरा तेल भरा कबाब देखकर हल्के से एक बाइट लेती है। वो भी हैरान रह जाती है। हल्की तीखी, गहरी खुशबू वाली, न ज़्यादा फैट, बहुत सॉफ्ट और अच्छी तरह मसाले में सराबोर। उसे कभी सोचा नहीं था मटन इतना टेस्टी बन सकता है। वो भी अब बिना रुके एक के बाद एक कबाब खाने लगती है। तीनों आग के गिर्द बैठे ग्रिल करते और खाते हुए। माहौल हल्का और खुशगवार है। थोड़ी दूर छोटे जंगल में दो बड़े बड़े साए चुपके से इस तरफ देख रहे हैं। भाई, इतनी खुशबू, मुझे भी खाना है। बोलने वाला एक पूरा काला विशाल गोरिल्ला है। चारों पैरों पर होते हुए भी शोल्डर हाइट 7 मीटर से ज्यादा है। बड़ी लालटेन जैसी आंखें सुनहरी चमक रही हैं। काला नीला बड़ा बुल हेड, 4 मीटर से ज्यादा डायमीटर वाली, पानी के मटके से भी मोटी बॉडी, 30 मीटर से भी लंबी। ये है टियान चिंग बुल स्नेक द मिंग और टाइटन ईगल अरमिंग। अरमिंग, आरो ने कहा है बाहर मत निकलना, तुम्हें भी सब्र करना पड़ेगा। देख भाई, मैं तो एक बूंद भी नहीं खाना चाहता। बोलते हुए अरमिंग के मुंह से लार टपकती है। नीचे जमीन गीली हो चुकी है। भाई तेरा पूरा लार टपक रहा है, फिर भी कह रहा है नहीं खाना है। अरमिंग गुस्से से बड़बड़ाता है। खाना है तो सब्र करना ही पड़ेगा। द मिंग जोर लगाकर अरमिंग को पीछे खींचता है। आग के पास आखिरी कबाब भी शियाओ के पेट में जा चुका है। ग्रिल पर आधा मटन सुनहरा और चमकदार सिका हुआ है। तेल लगातार। तुम पूरा मटन उतारकर 5 बराबर हिस्सों में बांटते हो। 5 हिस्से देखकर आरो बिना ज्यादा सोचे शियाओ के साथ एक हिस्सा उठाकर खाने लगती है। दोनों बहुत जल्दी खाती हैं। थोड़ी ही देर में 2 हिस्से खत्म हो जाते हैं। शियाओ, पेट भर गया? शियाओ वू को हिलते डुलते बचे कबाब की तरफ देखते हुए तुम पूछते हो। टीचर का बनाया कबाब बहुत टेस्टी है। अभी भी खाने का मन है, पर पेट बिल्कुल भर गया है। शियाओ वू पेट पर हल्का सा उभार सहलाकर संतुष्टि से कहती है। तुम आरो की तरफ देखते हो। वो भी सिर हिलाकर बताती है पेट भर गया है। तो बचे 2 हिस्सों का क्या करें? शियाओ वू टेबल पर बचे कबाब की तरफ इशारा करती है। इसका जुगाड़ आसान है। शियाओ वू, ये दोनों जंगल में बैठे उन दो को दे आओ। तुम इशारा करके छोटे जंगल की तरफ देखते हो। आरो चौंक जाती है। समझ जाती है ली यांग टीचर को पहले से ही पता है द मिंग और अरमिंग जंगल में छुपे हैं। जिसने 3 सर्टिफाइड डॉलर से उन्हें बचाया, उसे 2 10,000 साल पुराने सोल बीस्ट का प्रेजेंस भांपने में कोई मुश्किल कैसे होगी। इसीलिए उन्होंने कबाब को 5 हिस्सों में बांटा था। जंगल में बैठे वो दोनों, टीचर वहां कोई है? श्याव वो बड़ी हैरान होकर पूछती है। तुम हल्के से मुस्कुराते हो। जाओ, जाकर पता चल जाएगा। शियाव वो कबाब उठाकर उत्सुकता से जंगल की तरफ चलती है। अंदर घुसते ही एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है। बगल में अरमिंग खड़ा है। दोनों की आंखें उसके हाथ में मौजूद कबाब पर टिकी हैं। आर को झटका लगता है। तुम्हें पहले से पता था मिंग और अरमिंग जंगल में है। जिसने 3 सर्टिफाइड डॉलर से उसे और शियाओ वू को बचाया?
उसे इतनी हल्की सी आहट पकड़ने में क्या दिक्कत, इसीलिए तुमने कबाब 5 में बांटा था। जंगल में कोई है टीचर? शियाओ वो पूरी उत्सुकता से देखती है। तुम हल्के से मुस्कुराते हो, जाओ वहां जाकर पता चल जाएगा। शियाओ वो टेबल का कबाब उठाकर उत्सुकता से जंगल की तरफ बढ़ती है। अंदर घुसते ही एक पहचानी आवाज गूंजती है, शियाओ वो। लार टपकाता द मिंग सीधे उसके सामने आ जाता है। बगल में अरमिंग भी खड़ा है, दोनों की नजरें उसके हाथ के कबाब पर टिकी हैं। द मिंग, अरमिंग, तुम कब वापस आए? शियाओ वो हैरान होकर पूछती है। शियाओ वो, हम कुछ देर पहले वापस आए, अरू ने कहा। घर में मेहमान है इसलिए तुमसे मिलने नहीं आए। द मिंग बोलते हुए भी नजर कबाब पर ही टिकी रखता है। शियाओ वो हल्के से मुस्कुराती है, कबाब उनकी तरफ बढ़ाती है। टीचर ने ही मुझे भेजा है तुम्हें देने के लिए। द मिंग और अरमिंग खुद को रोक नहीं पाते, कबाब लेते ही खाने लगते हैं। भाई मैंने कहा था ना, ये कबाब बहुत टेस्टी है। बेकार बात, क्या नहीं पता होगा? दोनों हिस्से पल में पेट में चले जाते हैं। भाई ये कबाब बहुत टेस्टी था, पर मेरा पेट नहीं भरा। अरमिंग होठ चाटता हुआ द मिंग की तरफ देखता है। मेरा भी नहीं भरा। द मिंग होठ चाटता है। अब भी मन में और खाने की इच्छा है, क्या करें? चलो, मेरे पास एक तरीका है। अरमिंग पलटकर सीधे जंगल के बाहर की तरफ भागता है, पलक झपकते गायब हो जाता है। शियाओ वू को अलविदा तक नहीं कहता। द मिंग, अरमिंग तुम। शियाओ वू वहीं खड़ी रह जाती है। अगले दिन आसमान अभी उजाला भी नहीं हुआ। तुम जल्दी उठकर कमरे में प्रैक्टिस बैठ जाते हो। थोड़ी देर बाद शियाओ वू दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। मन में अभी भी कल रात दोनों के अचानक भाग जाने की बात घूम रही है। सोचती है देखें आखिर वो कर क्या रहे हैं। लेक किनारे पहुंचते ही वो अचानक रुक जाती है। किनारे पर एक बुझा हुआ अलाव है, बगल में एक 9 फीट लंबी 6 फीट की मोटाई वाली काली चीज पड़ी है, साथ में 2 लंबी टांगे भी दिखती हैं। द मिंग और अरमिंग उसी चीज के पास जमीन पर पड़े हैं। दोनों के बगल में 3 फीट लंबी काली छड़ी पड़ी है। खर्राटों की आवाज आ रही है, जरूर कुछ गड़बड़ है। कल रात दोनों के बिना बताए भागने की बात याद करके दोनों थोड़े शर्मिंदा होकर मुंह खोलते हैं। ये कबाब है। शियाओ वो हैरान होकर आगे बढ़ती है, एक टुकड़ा तोड़ती है। अंदर भी काला जला हुआ मिलता है। और वो दोनों? वो बगल की काली छड़ों की तरफ इशारा करती है। वो भी कबाब है। दोनों एक साथ बोलते हैं। अच्छा, दमिंग तो खा ले तो मैं मानूं। शियाओ वो छड़ियों की तरफ इशारा करती है। नहीं। दमिंग का चेहरा फौरन दर्द से भर जाता है। अरमिंग मन ही मन खुश होता है, शुक्र है उसने वो नहीं खाया, वाकई निगलना मुश्किल है। तभी शियाओ वो हाथ में पकड़ी काली चीज अरमिंग की तरफ बढ़ाती है। अरमिंग तू ये खा ले। अरमिंग की भौहें अचानक फड़कती हैं। शियाओ वो, ये छड़ी नहीं है, हमने बनाई मटन है, और तेरे हाथ की जो चीज है वो हमने पूरी बुल भुनी है। दमिंग शर्मिंदगी से एक्सप्लेन करता है। शियाओ वू को अब समझ आता है, वो काली चीज थोड़ी बुल की शेप में दिखती है, पर वो 2 छड़ें बिल्कुल मटन लेग जैसी नहीं दिखती। कल तुमने दिए कबाब बहुत टेस्टी थे, हमारा पेट नहीं भरा था, एक बकरी काफी नहीं थी। अरमिंग ने बुल पकड़ ली, फिर पूरी रात भूनते रहे, पर बिल्कुल भी खाने लायक नहीं बना। डमिंग परेशान चेहरे से पूरी बात बताता है। अच्छा, तुम लोगों को कबाब खाना है? मुझसे पूछना था, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कल टीचर जब बन रहे थे मैं भी वहीं देख रही थी। शियाओ वू सीना फुलाकर बड़े आत्मविश्वास से कहती है। सच में? शियाओ वू दीदी, तो अभी बना दो। अरमिंग खुश होकर उछल पड़ता है। ठीक है, पर बुल नहीं चलेगा। अरमिंग तू जाकर एक भेड़ पकड़ लाओ। द मिंग तू लकड़ियां जमा करो, फिर मेरे घर से मसाले और चाकू ले आना। शियाओ वो याद करके ऑर्डर देती है। द मिंग, अरमिंग तुरंत भागकर काम पर लग जाते हैं। द मिंग अपने पैरों से डालियां इकट्ठी करता है, पूंछ से समेट कर, फिर जंगल की तरफ आवाज लगाता है। एक छोटी बंदरिया डॉक्टर रसोई में जाकर मुंह में चाकू और मसाले पकड़कर लौटती है, द मिंग के पीछे पीछे। जल्दी ही द मिंग मसाले और लकड़ी लेकर वापस आता है। अरमिंग भी एक भेड़ पकड़कर ले आता है। अरमिंग उसकी खाल और अंदरूनी हिस्से निकालकर मीट साफ करता है। द मिंग तू ये 5 डालियां धो ले, थोड़ी देर में आग जलाएंगे। शियाओ वो याद करके करके कबाब में अंदरूनी हिस्से भी लगते हैं क्या? अरमिंग थोड़ा कंफ्यूज होता है। बिल्कुल नहीं, सिर्फ मीट। शियाओ वो बोलते बोलते चेहरा अचानक बदल जाता है। वो बुल तुमने ऐसे ही तैयार नहीं किया था ना? नहीं किया था। शियाओ वू का पेट फौरन उलझ जाता है, उल्टी होते होते बचती है। वो संभल कर तुम्हारी तरह आधी भेड़ ग्रिल पर लगाती है, बीच बीच में मसाला छिड़कती है। समय बीतता है, खुशबू धीरे धीरे फैलती है। शियाओ वू दीदी सच में जबरदस्त हैं, बिल्कुल कल जैसी ही खुशबू। दामिंग की लार टपकने लगती है, खुशबू और तेज होती जाती है। अरमिंग बेसब्री से ग्रिल के चारों तरफ घूम घूम कर बार बार पूछता है हुआ क्या नहीं हुआ। काफी देर बाद शियाओ वू आखिरकार कबाब उतारती है, 5 हिस्सों में बांटती है। ये टीचर के लिए, ये माँ के लिए, ये दाम के लिए। दामिंग आगे बढ़कर एक ही बाइट में अपना हिस्सा निगल लेता है। अर्निंग भी बेसब्री से पकड़कर मुंह में ठूंसता है। अगले ही पल दोनों हाथ मुंह से बाहर निकालते हैं। थू थू। शियाओ वू दीदी ये जला हुआ है। दामिंग चेहरा उतारकर बोलता है। ऐसा कैसे हो सकता? टीचर तो ऐसे ही बनाते हैं। शियाओ वू हैरान होती है, खुद भी एक टुकड़ा उठाकर चखती है। यक, इतना बुरा है? वो भी थूक देती है। शियाओ वू दीदी फिर से सोचो, कहीं कुछ अलग तो नहीं हुआ? अरमिंग परेशान होकर चक्कर काटता है। शियाओ वो दिमाग खपाती है, पर गलती समझ नहीं पाती, फिर पलटकर घर की तरफ भागती है। कुछ देर बाद वो आरो को खींचकर वापस लाती है। अच्छा, कबाब खाना है? आरो पूरा नज़ारा देखते ही समझ जाती है। मुझे लगा ये तेरा मुंह कैसे बिल्ली जैसा हो गया।
पहले शियाओ वू का मुंह साफ करती है। आंटी, कल का कबाब बहुत टेस्टी था, मैं और अरमिंग फिर से खाना चाहते थे। रात हम खुद बनाने की कोशिश की, बिल्कुल खाने लायक नहीं बना। अभी शियाओ वू दीदी का बनाया भी नहीं बना। दा मिंग सच सच बता देता है। आर ओ टेबल पर पड़ा कबाब देखकर मुस्कुराती है। पर ये बच्चों, बहुत ज़्यादा भुंदिया जल गया। वो बच्ची आधी भेड़ उठाती है। कबाब खाना है तो आंटी से पूछो। ली यांग टीचर की कल की हर स्टेप मुझे याद है। देखो अब मैं करती हूँ। कबाब बनाना, मैरिनेट करना, ग्रिल तैयार करना। आरओ बड़ी माहिरी से एक एक स्टेप कल जैसा ही करती है। जल्दी ही तेज खुशबू वाला कबाब तैयार हो जाता है। आरओ 5 हिस्सों में बांटती है। आत्मविश्वास से कहती है, शियाओ वू थोड़ी देर में ली यांग टीचर को एक हिस्सा दे आना। शियाओ वू और अर मिंग बेसब्री से एक हिस्सा उठाकर बाइट लेते हैं। द मिंग भी हमेशा की तरह एक ही बाइट में निगल लेता है। अगले पल थू 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 लगातार 3 आवाजें, तीनों उगल देते हैं। आरो खुद भी शक में एक टुकड़ा चखती है। चौथी बार थू की आवाज आती है। उसका चेहरा भी उतर जाता है। शियाओ वू, ये कबाब बहुत खराब बना है। ली यांग टीचर को मत भेजना। अगली बार आंटी सुबह की सूरज की रोशनी पूरब से उगती हुई सुनहरी परत बिछा देती है। स्पेशल सोल या नॉर्मल से अलग बॉडी वाले रिंग की उम्र लिमिट तोड़ सकते हैं। तुम मन में सोचते हो ट्रांसमाइग्रेटर होने के नाते मेरा पहला सोल रिंग तो कम से कम 1000 साल का होना चाहिए। शैडो आर्मी आदेश लेकर दरवाजे पर तैनात 2 सोल्जर्स को छोड़कर बाकी सब तुरंत गायब जाते हैं। तुम फिर से मेडिटेशन में बैठ जाते हो। थोड़ी देर बाद रो शियाओ वू को लेकर जल्दी जल्दी वापस आती है। रात कबाब बनाने में नाकाम रहने से दोनों के मन में हल्की उदासी है। टीचर, आप मुझे कबाब बनाना सिखा सकते हैं? घर के अंदर घुसने से पहले शियाओ वू चिल्लाकर तेजी से अंदर भागती है। शियाओ वू, रुको। ली यांग टीचर शायद प्रैक्टिस कर रहे हैं। आरो दरवाजे पर खड़े शैडो सोल्जर को देखकर उसे रोक लेती है। शैडो सोल्जर की खून जैसी ठंडी आंखों को देखकर शियाओ वू की पीठ पर सिहरन दौड़ जाती है। वो जानती है ये शैडोज टीचर की बात सुनते हैं, उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर भी डर से माँ के पीछे छिप जाती है। दोनों सावधानी से घूमकर आंगन के दूसरे कोने में बैठ जाते हैं। तभी सामने से एक शैडो आंगन में गिरता है। ये शैडो आर्मी वापस लौटी है। वो एक पूरे 5 मीटर लंबे स्केलेटन को उठाकर लाते हैं। हड्डी पर काली धारियों वाली डिजाइन है। पंजों के पास सफेद पैटर्न है। नाखून तेज और खतरनाक। पूरी बॉडी से बुरी ऊर्जा निकलती है। अरे, ये तो। शियाओ वू हैरत से चिल्ला उठती है। ये है स्टार डो फॉरेस्ट का बदनाम गोल्डन डेमन टाइगर। स्वभाव से बहुत खतरनाक, कमजोर सोल बीस्ट को मारना इसका शौक है। उसने बाहर घूमते हुए एक बार इसे देखा था। धड़ाम की आवाज के साथ पहले से मरा गोल्डन डेमन टाइगर जमीन पर गिर जाता है। नजारा इतना अजीब है कि दर्द से चीखने का मौका भी नहीं मिला। तुम आवाज सुनकर मेडिटेशन रोककर बाहर निकलते हो। टाइगर को देखते ही तुम भी हैरान हो जाते हो। सोल बीस्ट एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार गोल्डन डेमन टाइगर 1000 साल की उम्र में 4 मीटर तक बढ़ सकता है। हर 10 साल में 1 सेंटीमीटर बढ़ता है। ये 5 मीटर वाला टाइगर पूरे 10,000 साल पुराना है। शैडो आर्मी सीधा 10,000 साल पुराना सोल बीस्ट पकड़ लाई। तुम्हारा चेहरा एकदम गंभीर हो जाता है। सारे लाइन में आओ, तुम गुस्से में कहते हो। शैडो आर्मी पल में एक दूसरे के साथ जमा होकर स्क्वायर फॉर्मेशन में खड़े होते हैं। श्याओ वू और आर ओ मुंह खोलकर देखते रह जाते हैं। तुम जमीन पर पड़े गोल्डन डेमन टाइगर की तरफ इशारा करते हो, देखो ये क्या है। शैडो सोल्जर एक दूसरे को देखते हैं, बिल्कुल अनजान। मैंने तुमसे 1000 ईयर पकड़ने, मुझसे कैसे अब्जॉर्ब कराओगे इसे? तुम गुस्से में उठते हुए बगल में पड़े टाइगर को पैर से ठोकर मारते हो। आह! टाइगर एक दर्दनाक चीख के साथ चारों पैर सीधे कर तुरंत मर जाता है। तुम बेजार होकर मन में सोचते हो, इतना बड़ा 1000 साल का सोल बीस्ट इतनी आसानी से मर गया। जैसे टाइगर की जान खत्म होती है, उसके शरीर से छोटी छोटी काली रोशनी की चमक निकलकर तुम्हारे शरीर पर जमा होने लगती है। धीरे धीरे एक काली रिंग बनती है। 10,000 साल का सोल रिंग यूं ही छोड़ देना सच में अफसोस की बात होगी। तुम मन में सोच में पड़ जाते हो। आखिर में लालच पर काबू नहीं रख पाते, फैसला करते हो एक बार ट्राई कर लो। बुरा हुआ तो बीच में ही रोक दूंगा। परफेक्ट इनविजिबिलिटी स्किल है, बैकफायर का डर नहीं। इरादा पक्का करके क्रॉस लेग बैठ जाते हो। हथेली पर मस्क 5 सोल दिखाकर रिंग को बुलावा भेजते हो। काली रिंग जल्दी ही सिर के ऊपर आ जाती है। तेज प्रेशर महसूस होता है। पूरे शरीर की हड्डियां चरचराने लगती हैं। तुम पहले से बड़े दर्द के लिए तैयार बैठे हो, पर रिंग गिरने पर अंदर आने वाली एनर्जी एक गर्म धारा जैसी लगती है। जैसे सोल जागृति के समय होता था, वैसी ही गर्माहट। धीरे धीरे पूरा शरीर बदल रहा है। कोई तकलीफ नहीं, बस एक सुखद अनुभव। रोशनी हल्की होती जाती है। आखिरी काली किरण शरीर में समा जाती है। एक काला सोल रिंग तुम्हारे चारों तरफ उठता है। तुमने सोचा था बहुत तेज दर्द होगा, पर कुछ भी नहीं हुआ। मास्क सोल पर एक काली डेमन पैटर्न उभरती है, चमक कर तुरंत गायब हो जाती है। तुम आंखें खोलकर रिंग समेट कर पाते हो। तुम्हारी सोल पावर सीधा 2 लेवल बढ़कर लेवल 12 हो गई है। तुम खुशी छुपा नहीं पाते, खड़े हो जाते हो। तभी शियाओ वो खुशी में दौड़कर आती है। टीचर, आप सक्सेसफुल हो गए। शुक्रिया, टीचर ने मेरा बदला ले लिया। वो जमीन पर पड़ी क्षत विक्षत लाश की तरफ इशारा करती है। तुम्हें थोड़ी हैरानी होती है शियाओ वू से पूरी कहानी सुनकर। तब समझ आता है ये टाइगर उसका पुराना दुश्मन था। चाहे रिंग न भी मिलती, फिर भी अपनी डिसाइपल का दुश्मन मैं जिंदा नहीं छोड़ता। टीचर, आपकी नई सोल स्किल क्या है? माँ कहती हैं हर नए रिंग से नई सोल स्किल अनलॉक होती है। तुम्हारी माँ सही कहती हैं। टीचर को सच में एक नई एबिलिटी मिली है। बात खत्म होते ही
आंगन के बाहर जमीन से कई शैडोज उभरते हैं, तुरंत सॉलिड फॉर्म ले लेते हैं। ये शैडो सोल्जर पहले वाली शैडो आर्मी से अलग है। बॉडी पतली और लंबी है, दोनों हाथों में तेज स्टील पंजे, पैर स्पाइक जैसे शेप में, वही खून जैसी लाल आंखें। फर्स्ट सोल रिंग अब्जॉर्ब करने के बाद तुमने शैडो आर्मी की नई सेकेंडरी यूनिट अनलॉक कर ली है। सेकेंडरी यूनिट क्लोज कॉम्बैट में बहुत खतरनाक है, तेज पंजे और सुपर फास्ट मूवमेंट। तुम्हें भी टीचर, ये लोग बहुत डरावने हैं। शियाओ वो डर से जीप बाहर निकालकर आरओ के पीछे छिप जाती है। सेकेंडरी यूनिट का लुक पहले वाली आर्मी से भी ज्यादा डरावना है, फाइटिंग पावर भी ज्यादा। तुम इस नई एबिलिटी से काफी खुश हो। पहले वाली आर्मी से जो नाराजगी थी वो अब डरो मत, ये सब टीचर के बुलाए सोल्जर हैं, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम हाथ हिलाकर दोनों यूनिट्स को वापस भेज देते हो। तुम आरओ और श्याओवू को पास बुलाते हो। श्याओवू, टीचर का काम पूरा हुआ, अब हमें भी वापस जाना चाहिए। तुम जू डोलू से लिए गए स्पेस रिंग को निकालकर 10,000 गोल्ड सोल कॉइन्स अलग रखते हो। ये कॉइन्स डिसाइपल बनने का गिफ्ट है। ये स्पेस रिंग भी तुम्हारा। गोल्ड कॉइन्स किस लिए? मुझे नहीं चाहिए। शियाओ वो मुंह फुलाती है। थोड़ी चुप्पी के बाद वो अचानक पूछती है, टीचर, क्या मैं आगे से आपके साथ रहकर प्रैक्टिस कर सकती हूँ? तुम मेरी डिसाइपल हो, बिल्कुल कर सकती हो। तुम सिर हिलाते हो। मेरा मतलब है आपके साथ ही रहकर। वो उम्मीद भरी नजरों से देखती है। हो सकता है, पर इस बात के लिए तुम्हारी माँ की इजाजत चाहिए। तुम फैसला खुद नहीं लेते, आरओ पर छोड़ देते हो। आरओ के चेहरे पर उलझन आ जाती है। वो हमेशा से बेटी को इंसानी तरीके से पालने की कोशिश करती रही है, इसीलिए ये छोटा घर भी बनाया, इंसानी लाइफ का माहौल बनाया। पर शियाओ वू को अब तक स्पिरिट वॉल जैसी बेसिक चीज भी नहीं पता। जंगल की जिंदगी में इंसानी दुनिया की गर्माहट की कमी साफ दिखती है, पर सोल बीस्ट का इंसानी दुनिया में जाना खतरे से खाली नहीं, पहचान खुलते ही जान का खतरा है। पहले वो रिस्क नहीं ले सकती थी, अब तुम्हारे साथ रहकर सेफ्टी है। पर फिर भी बेटी को इतनी जल्दी दूर भेजने में उसका मन नहीं मानता, थोड़ा और वक्त रुकने का सोचती है। यहीं वो गंभीरता से कहती है, शियाओवू, माँ चाहती है तुम अभी मेरे पास ही रहो, 2 साल बाद फिर सोचेंगे। शियाओवू निराश होकर सिर झुका लेती है। आरो प्यार से समझाती है, जब समय होगा माँ तुम्हें ली यांग टीचर से मिलवाने ले जाएगी। शियाओवू उसकी बाँह पकड़कर मनोहार करती है, माँ प्लीज मान जाओ, मुझे सच में टीचर के साथ प्रैक्टिस करनी है। तुझे तो बस बाहर घूमने का बहाना चाहिए। आरो प्यार से उसका माथा दबाती है, नहीं, पक्का टीचर का बनाया कबाब है। नहीं तो तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारी बात नहीं मानूंगी तो किसकी मानूंगी? एक बार टीचर बना है, हमेशा पिता जैसा सम्मान मिलता है। टीचर के पास जाकर टीचर की इज्जत करनी, उनकी बात सुननी, घर जैसी जिद नहीं चलेगी। माँ आप मान गई? शियाओ वू की आंखें चमक उठती हैं। मुझे तेरी माँ जो बनना है, तुझे लाड़ नहीं दूंगी तो किसे दूंगी? या रो मुस्कुराकर सिर हिलाती है, या अब रोज कबाब खाऊंगी। शियाओ वो खुशी में उछल पड़ती है। बेटी का ये खुश चेहरा देखकर आरो को अलगाव की सोच से मन उदास हो जाता है। शियाओ को माँ की उदासी महसूस होती है, उसकी खुशी भी कम होने लगती है। तुम्हारी तरफ मदद मांगती नजरों से देखती है। तुम सब कुछ देखते हो, हल्के से मुस्कुराते हो। टीचर, क्या आप कह रहे हो मैं माँ को भी साथ ले जा सकती हूँ? शियाओ वो को यकीन नहीं आता। मैंने ऐसा कभी मना नहीं किया। सटीक रूप से कहूँ तो तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करोगी, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ रहेगी। तुम बात साफ करते हो। माँ बेटी दोनों के चेहरे फौरन खुशी से भर जाते हैं। शुक्रिया ली यान टीचर। रो आगे बढ़कर झुककर सलाम करती है। मैं आपके कपड़े धो सकती हूँ, खाना बना सकती हूँ, घर संभाल सकती हूँ। खाना शब्द सुनते ही तुम सतर्क हो जाते हो। अभी थोड़ी देर पहले वाला प्रस्ताव देने पर पछतावा होने लगता है। आरो की कुकिंग स्किल सच में तारीफ के लायक नहीं। रुको, मेरी एक शर्त है, तुम्हें भी मुझसे खाना बनाना सीखना होगा। तुम फौरन जोड़ते हो, ली यांग टीचर। तो आज से मैं भी आपकी डिसाइपल हो गई। आरो आगे बढ़कर सलाम की मुद्रा में आती है। नहीं नहीं, तुम गलत समझी, मैं बस तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। तुम उसे रोक देते हो। ठीक है, तुम लोग जाकर सामान बांधो, हम आज ही निकलेंगे। ठीक है। बात खत्म होते ही माँ बेटी दोनों खरगोश की तरह दौड़ते हुए चले जाते हैं। उनके जाने के बाद तुम चुटकी बजाते हो। सेकेंडरी यूनिट पल में सामने आकर घुटनों के बल बैठ जाती है। मुझे तुम्हारी फाइटिंग पावर देखनी है। तुम ऑर्डर देते हो। आदेश मिलते ही सेकेंडरी यूनिट छोटे घर के बल वाले जंगल की तरफ छलांग लगाती है। बिना स्पेस स्पीड पहले वाली आर्मी से एक कदम आगे साफ नजर आती है। वो फुर्ती से 1 फीट डायमीटर वाले बड़े पेड़ों के पास पहुंचते हैं। ठंडी चमक के साथ तलवारें चमकती हैं। पेड़ बीच से 2 टुकड़ों में कट जाता है। ताकत में भी ये पहली आर्मी से बहुत आगे है। तुम संतुष्ट होकर सिर हिलाते हो। काफी हो गया, अगर और काटते रहे तो पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। तभी रोकने वाले ही होते हो। अगले सेकंड सामने का नजारा देख जगह पर रुक जाते हो। सामने अब जंगल कहाँ है, सिर्फ करीने से कटे लकड़ी के ठूंठ बचे हैं। सेकेंडरी यूनिट के शैडो सोल्जर चुपचाप खड़े अगले ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें भी हैरत होती है, 1000 से ज्यादा पेड़ों वाला पूरा जंगल पलक झपकते साफ हो गया। ये एफिशिएंसी किसी नॉर्मल लकड़हारे से कहीं आगे है। हैरानी दबाकर तुम आंगन में तैनात उतनी ही संख्या वाली पहली आर्मी की तरफ देखते हो। दोनों आर्मी एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं। पहला क्रॉस होते ही आंगन की फेंसिंग टूटकर बिखर जाती है। करीब 1/3 प्राइमरी आर्मी सोल्जर जमीन पर गिर जाते हैं। सेकेंडरी यूनिट की ताकत साफ आगे है। प्राइमरी आर्मी हार नहीं मानती, उछलकर फिर से फॉर्मेशन बनाती है, पर फिर से हार जाती है। बार बार गिरने और उठने के बाद तुम्हें सेकेंडरी यूनिट की क्षमता का अच्छा अंदाजा हो जाता है। आदेश देते हो, सब रुक जाओ।
दोनों तुरंत हथियार डालकर स्टैंड बाय पर आ जाते हैं। तभी शियाओ वू और उसकी माँ अपने अपने पोटली उठाकर वापस आ जाते हैं। आरो थोड़ी हैरानी से इधर उधर देखती है। अरे कुछ मिसिंग सा लग रहा है। शियाओ वू भी अनुमान लगाती है। माँ, वो छोटा जंगल कहाँ गया? छोटा जंगल गायब है, ये किसने किया? हमने और शियाओ वू ने कई साल लगाकर ये लगाया था। ली यांग टीचर, आपने देखा किसने किया? आरो की आवाज में नाराजगी है। तुम सेकेंडरी यूनिट की तरफ इशारा करते हो थोड़ी शर्मिंदगी से। मेरी शैडो आर्मी से गलती हो गई। आरो फौरन बात बदलती है। ओह, इन्होंने किया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब तो जगह और खुली लग रही है। काटा भी अच्छा ही हुआ। अब निकलना आसान होगा। शियाओ वो खुशी से देखती है। टीचर, हम पूरी तरह तैयार हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं था शियाओ वो और उसकी माँ दोनों एक साथ स्टार डॉ फॉरेस्ट छोड़ेंगे। सोल विलेज में टांग हाउ जैसा सर्टिफाइड डालू गवाही देता है। शियाओ वू की सोल बीस्ट पहचान उजागर ना हो, इसलिए उन्हें गांव में ले जा सकते। कोई और सेफ जगह ढूंढनी पड़ेगी। थोड़ा सोचकर तुम फैसला ले लेते हो। अच्छा चलो चलते हैं। प्राइमरी आर्मी, सेकेंडरी यूनिट सब सुनो। टारगेट नॉर्डिंग सिटी। अगले पल तीनों पूरी शैडो आर्मी के साथ स्टार ऑफ फॉरेस्ट की गहराइयों से गायब हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर से रोशनी दिखती है। तुम आंख खोलकर चारों तरफ देखते हो। तीनों एक अनजान इलाके में पहुंच चुके हैं। सामने एक न बहुत बड़ी न बहुत छोटी झील है। पीछे जंगल है। दूर तक पहाड़ों की चेन दिखती है। थोड़ी दूर एक बड़ा और मजबूत शहर खड़ा है। दीवार पर झंडे लहरा रहे हैं। नजारा भव्य है। झील से करीब 1 मील दूर एक बड़ा रास्ता सीधा शहर के गेट तक जाता है। रास्ते पर कुछ लोग आते जाते नजर आते हैं। सब बड़े पेड़ के नीचे छिपे हैं। ध्यान किसी का नहीं जाता। तुम दूर दीवार की तरफ इशारा करते हो। हम पहुंच गए। वो शायद नॉर्डिंग सिटी है। शियाओ वो खुशी से उछल पड़ती है। बहुत बढ़िया, अब घूम सकते हैं। गुड़ गुड़ शियाओ वो का पेट। वो शर्माते हुए तुम्हारी तरफ देखती है। टीचर, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। आरो उसका सिर सहलाती है। पोटली से 2 गाजर निकालती है। शियाओ वो, ये लो कुछ खा लो। नहीं, मुझे गाजर नहीं खानी, मुझे टीचर का बनाया कबाब चाहिए। शियाओ की आंखों में उम्मीद है। तुम मुस्कुराकर पास की झील की तरफ इशारा करते हो। कबाब तो नहीं है, पर फिश ग्रिल हो सकती है। फिश ग्रिल। शियाओ वो खुशी में उछलती है। उसके मन में जो भी तुम बनाओ वो हमेशा बढ़िया लगता है। आर की कुकिंग से कहीं आगे। तुम बगल में उतावली शैडो आर्मी की तरफ देखकर आदेश देते हो। आराम कर लो, बस किसी राहगीर को डराना मत। प्राइमरी और सेकेंडरी आर्मी आदेश मिलते ही गायब हो जाती हैं। तीनों काम बांट लेते हैं। मछली पकड़ना, लकड़ी जमा करना, आग जलाना। थोड़ी देर में ताज़ी मछली ग्रिल पर लगती है। शहर के बड़े गेट से एक लंबी छोटी 2 आकृतियां बाहर आती हैं। बड़ी लड़की की उम्र 11-12 साल है। काले बाल पीछे बंधे, गोरी स्किन, नाजुक चेहरा, हाइट उम्र से कहीं ज्यादा। उसके बगल में 4-5 साल की एक छोटी बच्ची है। वो भी सुंदर है, पर चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखती। दोनों के पीछे एक भव्य गाड़ी और नौकर चाकर दुख से। वो झुककर बगल की छोटी बच्ची को मनाने लगती। जूछिंग, नाराज मत हो। दीदी तुझे शहर के बाहर घुमाने ले चलती है, ठीक है? छोटी बच्ची मुंह फुलाकर, दीदी मुझे डाई मुबाई से शादी नहीं करनी। ये कैसा है, हमारी जिंदगी हम खुद तय करेंगे। और वैसे भी ये बात अभी बहुत साल दूर है। बाहर आए हो तो थोड़ा खुश रहो ना। छोटी बच्ची मुश्किल से मुस्कान लाती है, फिर से चेहरा उतार लेती है। बड़ी लड़की गहरी सांस भरती है। जब से रॉयल फैमिली ने थर्ड प्रिंस के साथ बहन की सगाई की बात रखी, जू छिंग की मुस्कान गायब हो गई। ये बड़ी लड़की है जू झू यून। इस समय छोटी उम्र की वो बहन के लिए बहुत फिक्रमंद है। आगे चलकर होने वाली उनकी दुश्मनी अभी कहीं नजर नहीं आती। बात करते करते दोनों शहर के गेट से बाहर निकलती हैं। आगे 5 मील पर जू छिंग की पसंदीदा जगह है, पर उसके चेहरे पर खुशी की जगह उलझन और गहरी होती जाती है। जू झू यून की नजरों से ये सब छिपता नहीं, कभी उसे खुशबू भी महसूस होती है, बहुत लुभावनी। जू छिंग को शुरू से मछली सबसे पसंद है। इन दिनों तो खाना भी ठीक से नहीं खाती। बड़े दिनों बाद कोई चीज उसकी दिलचस्पी जगाती है। जू झू यून नौकर को इशारा करती है, जाकर पता करो ये खुशबू कहाँ से आ रही है। नौकर खुशबू का पीछा करता है। बहनें पीछे पीछे धीरे धीरे चलती हैं। 2 मील चलने के बाद नौकर भागकर वापस आता है। बड़ी मिस, मिल गया। आगे झील किनारे है। बात खत्म होते ही छोटी सी आकृति उछलकर आगे भाग जाती है। जू छिंग धीरे, डू झू यून फौरन पीछे भागती है। झील किनारे तुम और शियाओ वू रो हाथ में मछली ये खा रहे हैं, बहुत मजे से। आग पर लगी ताजी मछली सुनहरी। तुम उसका मजे से खाना देखते हो, फिर आर की तरफ मुड़ते हो। फिश ग्रिल की सारी बातें याद रखी? आर सिर हिलाती है। सब याद रखा लियांग टीचर, बहुत बढ़िया। कभी टाइम मिले तो खुद ट्राई करना। आर आभार भरी नजर से कहती है। शुक्रिया ली यांग टीचर। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन तुम्हारे दिमाग में गूंजता है। पॉसिबल डिसाइपल टारगेट डिटेक्ट। सिस्टम एनालिसिस शुरू। जू छिंग स्टैंडर्ड से मैच करती है। तुम्हें हैरानी होती है, तुम खुद को नॉर्डिंग सिटी में मानते हो, जबकि जू छिंग तो इस समय शिनलो एम्पायर की राजधानी शिनलो सिटी में होनी चाहिए। वो यहाँ कैसे? कहीं शैडो आर्मी फ्री टाइम में खुद ही शिनलो सिटी चली गई। तभी एक 4-5 साल की खूबसूरत छोटी बच्ची भागती हुई आती है। पीछे एक लड़की और नौकर चाकर। जू छिंग धीरे, गिर मत जाना। जू झू यून की आवाज में चिंता भरी है। जू छिंग, तुम गौर से देखते हो, बच्ची छोटी है पर तुम फौरन पहचान जाते हो, ये तो वही है। बगल में लड़की भी जू झू यून ही होगी। दिल में झटका लगता है। दोनों साथ आना मतलब ये नॉर्डिंग सिटी नहीं है। ये बेभरोसे शैडो आर्मी जिसका टारगेट नॉर्डिंग सिटी था, ये लोगों को सीधे शिनलो सिटी ले आई। तुम्हें अजीब गुस्सा और हंसी दोनों आती हैं। सोचते हो चलो अच्छा हुआ, अब जू छिंग को डिसाइपल बनाने की कोशिश कर लेते हैं। मन शांत हो जाता है।
ग्रिल पर लगी मछली देखकर जू छिंग की आंखें चमक उठती हैं। जू झू यून रोबीली आवाज में बोलती है, बताइए फिश ग्रिल कितने की है? श्याओ वू और आरो हैरान होकर तुम्हारी तरफ देखते हैं। तुम भौहें सिकोड़कर कोई ध्यान नहीं देते। श्याओ वू और आरो को मछली खिलाते हो, खुद भी खाना जारी रखते हो। जू छिंग के चेहरे पर बेसब्री साफ नजर आती है। जू छिंग परेशान मत हो, दीदी के पास तरीका है। जू झू यून स्पेस रिंग से गोल्ड सोल कॉइन्स की थैली निकालती है। 100 कॉइन्स काफी हैं? तुम सिर उठाए बिना जवाब देते फिर से मछली का बाइट लेते हो। 200, कोई जवाब नहीं आता। 500, 1000 गोल्ड कॉइन। जू झू यून की आवाज में परेशानी बढ़ती जाती है। 5000, जितने कहो उतने दे दूंगी। वो सीधा अपना स्पेस रिंग उतार देती है। तुम आखिरकार मुंह खोलते हो, थोड़े अनासक भाव से, माफ करो, ये फिश ग्रिल तो दी जल्दी। ग्रिल पर सिर्फ आखिरी मछली बची है। जू छिंग बेजबरी से चिल्लाती है। जू झू यून के मन में गुस्सा उठाता है, दिल तो करता है सीधा छीन ले, पर जू फैमिली की बड़ी बेटी की पहचान इसकी इजाजत नहीं देती। आग बुझाकर अलग होकर तुम मछली उठाते हो, जू छिंग के सामने घुमाते हो। खाना है तो मुझे टीचर मान लो। जू छिंग को कोई खास एतराज नहीं होता। सच में बस टीचर बुलाना है तो दे दोगे? कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाई, अपनी पसंदीदा फिश ग्रिल के सामने बिल्कुल टिक नहीं पाती। जू छिंग मत हारो। जू झू यून आगे आकर बहन के सामने खड़ी हो जाती है। तुम्हारी हल्की सी भौहें सिकुड़ती हैं। जू झू यून थोड़ी बेइज्जत भरी आवाज में कहती है, तुम्हें पता है हम कौन हैं? तुम्हें मेरी बहन का टीचर बनने की क्या हैसियत है? मुझे नहीं पता तुम कौन हो, बस अगर फिश ग्रिल खाना है तो टीचर मानना ही होगा। तुम शांति से कहते हो, अच्छा से सुन लो, हम राजधानी की जू फैमिली है, नस्ल दर नस्ल रॉयल फैमिली से रिश्ता है। मेरी बहन जल्दी ही थर्ड प्रिंस से एंगेजमेंट करने वाली है। तुम इस बात की हिम्मत भी करते हो? जू झू यून घमंड से देखती है। तुम हल्के से मुस्कुराते हो, ये सब बातें तुम्हें पता ही होंगी। जू फैमिली का नाम भी बड़ा है, पर माफ करना, तभी तुम अचानक मछली जू झू यून की तरफ बढ़ाते हो, मुस्कुराकर कहते हो, एक बाइट लोगी क्या? जू झू यून चौंक जाती है, फिर गुस्से से नहीं खानी कहती है। बोलते ही उसे अफसोस होता है, खुशबू पहले ही लुभा चुकी थी। मछली एकदम सामने, नाक में सीधी खुशबू घुसती है। वो खुद को रोक नहीं पाती, एक बाइट ले लेती है। एक ही बाइट में जू झू यून पूरी तरह बुत बन जाती है। वो तुरंत रवैया बदल लेती है, जू छिंग को पीछे से खींचकर सामने लाती है। जू छिंग जल्दी सलाम करो। जू छिंग हैरान होकर बहन को देखती है, सिर्फ एक बाइट में इतना रवैया बदल गया। उसकी फिश ग्रिल के लिए उत्सुकता और बढ़ जाती है। बिना ज्यादा सोचे झुककर सलाम कर देती है। टीचर, कृपया शिष्य का प्रणाम स्वीकार करें। बधाई हो होस्ट, सक्सेसफुली डिसाइपल जू छिंग मिली। बधाई हो होस्ट, टैलेंट एबिलिटी बैड लक कर्स मिली। बधाई हो होस्ट, टैलेंट एबिलिटी नेचुरल हार्मनी मिली। तुम मुस्कुराकर उसे उठाते हो। जू छिंग, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, उठो। डिसाइपल मिलने से मन खुश हो जाता है। ग्रिल पर बची आखिरी मछली उठाकर उसे देते हो। लो, जल्दी खाओ मछली। जू छिंग हल्के से सिर झुकाकर धन्यवाद कहती है। होठों पर हल्की मुस्कान आती है। मछली लेकर बड़े मजे से खाने लगती है। जू झू यून जू छिंग के हाथ में सुनहरी खुशबूदार मछली देखती रहती है। बाहर से कुरकुरी और अंदर से सॉफ्ट टेक्सचर याद करके खुद को रोक नहीं पाती। थूक निकलती है, होंठ चाटती है, आखिरकार बोल ही देती है, अपना चेहरा लाल करके, वो, टीचर, क्या आप और डिसाइपल लेते हैं? मेरा नाम जू झू यून है, जू छिंग की बड़ी बहन। मैं हमेशा से कोई बड़ी शख्सियत ढूंढकर उनसे सीखना चाहती थी। क्या आप मुझे भी शामिल कर सकते हैं? तुम्हारा टैलेंट अच्छा है, पर मेरे डिसाइपल के स्टैंडर्ड्स तक नहीं पहुंचता। सिस्टम से डिसाइपल का सिग्नल नहीं मिलता। तुम सीधे मना कर देते हो। जू झू यूं वहीं ठिठक जाती है, चेहरे पर निराशा भर जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी उसका टैलेंट जू छिंग से भी कम है। सामने वाले ने बहन को खुद डिसाइपल बनाया, वो खुद बोलकर भी रिजेक्ट हो गई। थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करती है। तुम उस मछली की तरफ देखते हो जिसमें जू झू यून का बाइट लगा हुआ है। खुद खाने का सोचते नहीं, फिर उसकी उम्मीद भरी नजर देखकर वो मछली उसकी तरफ बढ़ा देते हो। तुम जू छिंग की बहन हो, ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया। जू झू यून खुशी से फौरन उठाकर बेसब्री से खाने लगती है। खाते हुए बड़बड़ाती जाती है, टेस्टी, बहुत टेस्टी, इतनी टेस्टी मछली खाकर मैं तो सच में। थोड़ी ही देर में दोनों बहनें अपनी अपनी मछली खत्म कर लेती हैं। शियाओ वू और आरो को भी खाना खत्म देख तुम इंट्रोडक्शन शुरू करते हो। जू छिंग, अब जब तुम हमारे परिवार में शामिल हो गई हो, टीचर का नाम याद रखना। मेरा नाम लियांग है, आज इधर से गुजर रहा था तो मैं डिसाइपल बनाया। तुम मेरे डिसाइपल्स में दूसरे नंबर पर हो। शियाओ वू, तुम आओ। शियाओ वू उछलती हुई पास आती है। ये टीचर के हैं, इनका नाम शियाओ वू है, ये तुम्हारी बड़ी सीनियर सिस्टर है। बड़ी सीनियर सिस्टर, छोटी जूनियर सिस्टर, दोनों एक दूसरे को नमस्कार करती हैं। तभी जू छिंग थोड़ी शर्मिंदगी से बोलती है, टीचर, मेरा पेट नहीं भरा, मुझे और फिश ग्रिल चाहिए। तुम अपनी नई छोटी डिसाइपल को देखकर मुस्कुराकर सिर हिलाते हो। ठीक है, टीचर तुम्हारे लिए फिर से एक पकड़ लाते हैं। तभी शियाओ वू और आरो की तरफ भी देखते हो, और तुम दोनों दोनों पेट पर हल्का सा उभार देखते हुए संतुष्टि से कहती हैं, मेरा पेट भर गया, मेरा भी पेट भर गया लियांग टीचर। जू झू यून एक मछली सुनकर मन में उलझन में पड़ जाती है। मुंह खोलती है, फिर शर्मिंदगी से बंद कर लेती है, आखिरकार चुप ही रह जाती है। तुम सब देख रहे हो, हंसी दबाते हो। तुम उठकर मछली पकड़ने जाते हो, तभी जू झू यून एकदम उछल खड़ी हो जाती है, चेहरे पर बेचैनी। ली यांग टीचर, मेरा भी पेट नहीं भरा। तुम फिर खुद को हंसने से रोक नहीं पाते। बेफिक्र रहो,
तुम जू छिंग की बहन हो, तुम्हारा हिस्सा जरूर आएगा। जू झू यून राहत की सांस लेती है, शर्मिंदगी से मुस्कुरा देती है, चेहरा लाल हो जाता है। झील में मछलियां बड़ी हैं। तुम एक झटके में 4 मछलियां पकड़ लेते हो। हर मछली 3 किलो से ज्यादा वजन की है। साफ करना, मैरिनेट करना, ग्रिल पर लगाना, सब बिना रुके एक साथ करते हो। जल्दी ही नई फिश ग्रिल तैयार हो जाती है। जू फैमिली की दोनों बहनें एक एक पूरी मछली खा जाती हैं, तब जाकर रुकती हैं। जू छिंग बची हुई 2 मछलियों की तरफ देखती है, पेट पर हाथ रखते हुए पूछती है, दीदी तुम्हारा पेट भर गया? हाँ भर गया। पक्का जवाब पाकर जू छिंग उम्मीद भरी नजरों से तुम्हें देखती है। टीचर, ये दोनों मछलियां मुझे दे सकते हैं? बिल्कुल, तुम मेरी डिसाइपल हो, पसंद है तो ले लो। जू छिंग खुशी से शुक्रिया कहती है। शुक्रिया टीचर। जू झू यून मन ही मन सोचती है, जब से पता चला उसकी सगाई डाई मुंबई से होगी, जू छिंग दिन ब दिन चुप रहने लगी थी। आज वो सबसे ज्यादा बोली है। उसे लगता है बहन को डिसाइपल बनवाना शायद सही फैसला था। तुझे अपनी सीनियर सिस्टर के साथ जरूर जाना चाहिए। बाद में जब भी टाइम हो, नॉर्डिंग सिटी आकर मुझसे मिल सकती हो। मैं जितना हो सके तुम्हारी मदद करूंगा। टीचर, इतनी जल्दी जा रहे हैं? मैंने अभी आपको शिनलो सिटी घुमाया भी नहीं। जू छिंग को थोड़ी हैरानी होती है। हाँ ली यांग टीचर, थोड़ा और रुक जाइए ना, जुजू यून भी साथ में कहती है। शहर घूमने की बात सुनते ही शियाओ की आंखें एकदम चमक उठती हैं। तुम सिर हिलाकर मना करते हो। नहीं, मुझे जल्दी नॉर्डिंग सिटी वापस पहुंचना है। वैसे भी हम टीचर डिसाइपल आगे और भी मिलेंगे। जू छिंग थोड़ी देर चुप रहती है, फिर जैसे कोई फैसला ले लेती है, होंठ काट कर कहती है, टीचर, मैं भी आपके साथ नॉर्डिंग सिटी चलना चाहती हूँ। जू झू यून का चेहरा गंभीर हो जाता है। सिर्फ डिसाइपल बनने के लिए माता पिता शायद इजाजत न दें। ऊपर से ये टीचर देखने में उम्र में भी छोटा लगता है। अगर माता पिता को पता चला। जू छिंग, इस बात के लिए पापा मम्मी बिल्कुल नहीं मानेंगे। जू झू यून समझाने की कोशिश करती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे टीचर के साथ जाना ही है। जू छिंग डर जाती है। नहीं, पापा का गुस्सा तो तुझे पता ही है। जू छिंग, टीचर के साथ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बस पहले तुम्हें अपने माता पिता की इजाजत लेनी होगी। तुम दोनों की बहस बीच में रोक देते हो। जू छिंग की आंखों में उम्मीद भर जाती है। टीचर, आप और सीनियर सिस्टर एक दिन रुक सकते हो? अगर कल तक मैं घर वालों को नहीं मना पाई तो आप लोग चले जाना। एक दिन का इंतजार कोई मुश्किल नहीं। तुम सिर हिलाकर सहमत हो जाते हो। शुक्रिया टीचर, फिर दोपहर में मैं आपको शहर घुमाती हूँ। जू छिंग के होठों पर मुस्कान आ जाती है, आंखों में चमक साफ दिखती है। जू छिंग, तुम मुस्कुराई, आखिरकार मुस्कुराई। जू झू यून खुशी चिल्ला उठती है, पर उसके मन में साफ पा है, पापा कभी इस बात के लिए नहीं मानेंगे। ठीक है, चलो शहर में चलते हैं। तुम सिर हिलाते हो। शियाओ वू खुशी से चिल्लाती है, बहुत बढ़िया, आखिरकार घूमने मिलेगा। सिर्फ मजे मत करना, कुछ सीखना भी है। आगे प्रैक्टिस के अलावा मैं तुम्हें पढ़ाई भी कराऊंगा। अक्षर पहचानना जरूरी है। मेहनत नहीं करोगी तो खाना बंद। तुम्हारे हिसाब से सोल मास्टर की प्रैक्टिस जरूरी है, पर कल्चरल फाउंडेशन भी उतनी ही जरूरी है। शियाओ वू को अंदाजा नहीं था, टीचर की सख्त वाली साइड भी है। चुपचाप सिर हिलाकर कहती है, जी टीचर। आरो बेटी की समझदारी देखकर मन में खुश होती है। टीचर की देख रेख में सच में फर्क आ गया। सब एक साथ शिनलो सिटी में घुसते हैं। रास्ते में तुम जू छिंग को समझाते हो, तुम्हारी सीनियर सिस्टर हमेशा घर में ही प्रैक्टिस करती रही, बाहर घूमने का मौका कम मिला है। शॉपिंग करते वक्त उन्हें कुछ कपड़े और जरूरत का सामान दिलाना, और कुछ बेसिक चीजें भी बताते जाना। जो भी सामने आए वो बताते जाओ। जी टीचर। जू छिंग शियाओ वू के पास जाकर चलते चलते समझाने लगती है, सीनियर सिस्टर, ये सामने वाली सड़क शिनलो सिटी की सबसे बिजी स्ट्रीट है। यहाँ बहुत कुछ मिलता है। टीचर तुम्हें अक्षर सिखाएंगे तो कलम, कागज, स्याही तो जरूर काम आएगी। पहले वहीं चलते हैं। सीनियर सिस्टर, स्याही क्या होती है? स्याही एक ऐसा टूल है जिससे स्याही घिसकर तैयार करते हैं। शिनलुओ सिटी वाकई शिनलुओ एम्पायर की राजधानी है। गेट भव्य है, दीवार 100 मीटर ऊंची। मेन गेट में 6 गाड़ियां एक साथ। स्ट्रीट पर लोग भरे पड़े हैं, बहुत रौनक है। जू छिंग एक हाथ से तुम्हारा और दूसरे हाथ से शियाओ वू का हाथ पकड़कर सबको एक बिजी स्ट्रीट में ले जाती है। दोनों तरफ दुकानें भरी हैं, खाना, कपड़े, हर जरूरत का सामान मिलता है। जू छिंग की एक्सप्लेनेशन सुनकर शियाओ वू को आखिरकार गोल्ड सोल कॉइन्स का इस्तेमाल समझ आ जाता है। उसे अफसोस होता है कि उसने तुम्हारा दिया स्पेस रिंग बना कर दिया था। उसमें तो 10,000 गोल्ड कॉइन्स थे। शुक्र है शॉपिंग के दौरान जो भी उसे पसंद आता है तुम खरीद देते हो। सब मजे से घूम रहे हैं, तभी एक शौकीन ड्रेस पहना लड़का पास से गुजरता है। चोरी छिपे कई बार पीछे मुड़कर देखता है, फौरन साइड की गली में मुड़कर गायब हो जाता है। 2 सड़कें पार करते ही वो सीधे रॉयल पैलेस में घुस जाता है। शियाओ वो एक कपड़ा उठाकर पूछती है, जू। बुलावा भी बदल जाता है। जू झू यून अपनी हंसती हुई बहन को फिर से देखकर मन में राहत और चिंता दोनों महसूस करती है। दिल से चाहती है जू छिंग तुम्हारे साथ चली जाए, पर डर भी है कहीं पापा साफ मना न कर दे। दोनों की बकबक सुनते सुनते तुम्हें थोड़ी बोरियत होती है। प्रोफाइल पैनल खोलकर चेक करते हो। होस्ट लियांग, वेपन, मास्क, सोल पावर लेवल 12, सोल रिंग, पहला रिंग, 10,000 साल, टैलेंट्स, परफेक्ट इनविजिबिलिटी, नेचुरल हार्मनी, एबिलिटीज, कॉल प्राइमरी आर्मी, कॉल सेकेंडरी यूनिट, बैड लक कर्स, गॉडली कुकिंग। तुम्हें नई बैड लक कर्स एबिलिटी में काफ़ी दिलचस्पी हो जाती है। पैनल बंद करते वक्त तुम एक्सीडेंटली ऑटो डिस्प्ले मोड ऑन कर देते हो। ये एबिलिटी अपने खिलाफ किसी भी शख्स को 10 मिनट के लिए बुरी किस्मत का श्राप दे सकती है, लगातार बुरी घटनाओं का सामना कराती है। तुम चुटकी बजाते हो, थोड़ी देर इंतजार करते हो, पर कुछ नहीं होता। कोई असर नहीं दिखा शायद, फिर से ट्राई करने का सोचते हो।
तभी शियाओ वू की उत्साहित आवाज आती है, टीचर चलिए आगे और देखते हैं। पता ही नहीं चलता कब सब दुकान से बाहर निकल आए। तुम ज्यादा सोचे बिना जल्दी से पीछे चल पड़ते हो। रॉयल पैलेस। थर्ड प्रिंस। बड़ी मुसीबत आ गई। थोड़ी देर बाद एक शानदार कपड़े पहना लड़का बाहर निकलता है। लड़का 7-8 साल का लगता है। सुनहरे लंबे बाल, सबसे अलग गहरी नीली आंखों में थोड़ी बुरी चमक है। इतने घबराए क्यों हो, क्या हुआ? लड़के के चेहरे पर नाराजगी है। छोटा नौकर कान के पास फुसफुसाकर कहता है, प्रिंस, अभी अभी देखा जो फैमिली की चौथी मिस एक खूबसूरत लड़के का हाथ पकड़े शॉपिंग कर रही थी। बहुत क्लोज लग रहे थे। लड़के का चेहरा फौरन तमतमा उठता है। अचानक गुस्से से चिल्लाता है, बड़ी हिम्मत है मेरी होने वाली बीवी को छूने की। जल्दी मुझे वहां ले चलो, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। ये लड़का है थर्ड प्रिंस डाइमुबाई। जी प्रिंस, अभी ले चलता हूँ। छोटा नौकर उसे लेकर चल पड़ता है। धड़ाम। डाइमुबाई अचानक बिना किसी वजह के जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। माथे से खून बहने लगता है। एक बांह सुन्न होकर लटक जाती है, हिलती डुलती नहीं। मेरी बांह टूट गई, टूट गई, जल्दी किसी को बुलाओ, हीलर सोल मास्टर लाओ। डाई मुबाई दर्द में चिल्लाता है। गार्ड्स दौड़कर आते हैं। दो नौकरानियां आगे बढ़कर उसे कमरे में ले जाती हैं। थोड़ी देर बाद गार्ड्स एक बूढ़ा हीलर लेकर आते हैं। बूढ़ा हाफते हुए भागकर आता है। आराम से बच्चों, मेरी बूढ़ी हड्डियां अब जवाब देने वाली हैं। थर्ड प्रिंस, अगर सिर्फ गिरे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। गार्ड्स की सुनने की फुर्सत नहीं, सीधे उसे खींचते हुए कमरे में ले जाते हैं। दरवाजे में घुसते ही बूढ़ा हैरान रह जाता है। थर्ड प्रिंस, ये चोट सच में गिरने से लगी? हाँ बिल्कुल, इसी आंगन में गिरा था। दाई मुबाई की भौहें उदासी में सिकुड़ी हैं। मैं 50 साल से ज्यादा हील कर रहा हूँ, कभी गिरने से इतनी चोट देखी ही नहीं। प्रिंस, आप पहले शख्स हो जो। ये बात सुनकर डाई मुबाई का चेहरा और खराब हो जाता है। बूढ़ा फौरन ट्रीटमेंट शुरू करता है। हथेली पर पीले सफेद रंग का फूल उभरता है। पंखुड़ी जैसी रोशनी उड़कर डाई मुबाई के सिर और बाह पर गिरती है। रोशनी अंदर घुसते ही खून बहना धीरे धीरे रुक जाता है। चोट भी भरने लगती है। प्राइवेट कोर्ट में ट्रीटमेंट खत्म होते ही, हीलर के जाते ही डाई मुबाई तुरंत बिस्तर से उठ जाता है। छोटे नौकर चलो, अब मुझे और ज्यादा सजा दूंगा। उस स्ट्रीट पर तुम खड़े होकर बैड लक कर्स फिर से लगाते हो। काफी देर तक कोई हरकत नहीं होती। थोड़ा हैरान होकर फिर चुटकी बजाते हो। शिंदो रॉयल पैलेस के अंदर डाई मुबाई तेजी से प्राइवेट कोर्ट से बाहर निकलता है। छोटे नौकर को साथ लेकर मेन गेट की तरफ बढ़ता है। आसमान से अचानक अजीब आवाज आती है। सिर उठाकर देखता है। उलझन भरे चेहरे से, अजीब बात है, पैलेस में कौवे कहाँ से आ गए? धप की आवाज के साथ एक कौवे की बीट सीधा उसके चेहरे पर गिर जाती है। जो भी है, उन कौवों को नीचे गिराओ। डाई मुबाई गुस्से से चिल्लाता है। बात थर्ड प्रिंस, कौवे कहाँ हैं? कहाँ हैं? तुम अंधे हो, आसमान में है। वो हाथ से आसमान की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, पर उसकी आवाज अचानक रुक जाती है। वो झुंड कौवों का पहले ही गायब हो चुका है। ये कैसे मुमकिन है? अभी तो वहीं थे। डाई मुबाई का मन एकदम खराब हो जाता है। इस हाल में जू छिंग से मिलने जाना बेकार है। मजबूरन नौकर को साथ लेकर वापस कोर्ट में लौटता है। नौकरानी को गर्म पानी लाने का ऑर्डर देता है। खुशबूदार पानी से अच्छे से नहाकर साफ कपड़े पहनता है। शरीर से खुशबू आने पर संतुष्ट होकर सिर हिलाता है। अच्छा, अब सफाई पूरी हुई। दोनों फिर से बाहर निकलते हैं। डाई मुबाई बार बार जल्दी करने को कहता है। जल्दी करो, वो बंदा भाग न जाए। पैलेस से 3 गलियों दूर सड़क पर तुम भौहें सिकोड़कर सोचते हो। 2 बार तो लगाया, कोई असर ही नहीं हो रहा। बोलते ही तुम फिर से चुटकी बजाते हो। पैलेस में डाई मुबाई नौकर को धीरे चलने के लिए डांट रहा है। नौकर तेजी से पीछे आने की कोशिश करता है। मेन गेट के गार्ड्स फुर्ती से रास्ता देते हैं। डाई मुबाई को पहचानते हुए वो बिना ध्यान दिए नौकर को लेकर सीधे बाहर की तरफ भागता है। धड़ाम की तेज आवाज के साथ एक बहुत बड़ी शानदार गाड़ी सामने से आकर डाई मुबाई से टकरा जाती है। उसे उड़ाकर दूर फेंक देती है। घोड़े डरकर बेकाबू हो जाते हैं, सीधे पैलेस के मेन गेट की तरफ भागते हैं। अचानक जोरदार धमाके के साथ पैलेस का गेट टूटकर गिर जाता है। गाड़ी कई मीटर उछलकर तब जाकर रुकती है। छोटा नौकर हैरान होकर बुत बना रह जाता है। टूट गई, फिर से टूट गई। डाई मुबाई दर्द से कराता है। बाह टूट गई, टांग भी टूट गई। जल्दी हीलर बुलाओ। छोटा नौकर फौरन दौड़कर आगे आता है। गार्ड्स भी इकट्ठे हो जाते हैं। किसकी हिम्मत है इस प्रिंस को टक्कर मारने की? सबको पकड़ो, डाई मुबाई दर्द में गुस्से से चिल्लाता है। गार्ड्स के चेहरे उतर जाते हैं। थर्ड प्रिंस, वो तो टियान डॉ एम्पायर का एम्बेसडर है, जिसे कल राजा जी मिलने वाले थे। डाई मुबाई का चेहरा एकदम बदल जाता है। आंखों में घबराहट फैल जाती है। फौरन आदेश देता है, जल्दी मुझे वापस ले चलो। गाड़ी के पास से गुजरते हुए उसे साफ नजर आता है टियानडो एम्पायर का प्रतीक और उस लहूलुहान एम्बेसडर की हालत। थोड़ी देर बाद छोटा नौकर हीलर को लेकर फौरन पैलेस वापस लौटता है। मैं अभी अभी बाहर निकला था, फिर से क्या हो गया? बूढ़े को शक होता है कहीं फिर से गिरे तो नहीं। नहीं, प्रिंस को गाड़ी ने टक्कर मारी है। बूढ़ा गहरी सांस भरता है। थर्ड प्रिंस, आखिर ये हो क्या रहा है? कमरे में डाई मुबाई परेशान होकर बिस्तर पर पड़ा है। हीलर फिर से हथेली पर पीली सफेद फूल की रोशनी लाता है। उसकी चोट जल्दी ठीक हो जाती है। हीलर अभी कोर्ट से निकल भी नहीं पाया कि डाई मुबाई फिर से नौकर के साथ बाहर निकल पड़ता है। वापस मेन गेट की तरफ बढ़ता है, पर मेन गेट पहले ही साफ हो चुका है। सिर्फ पापा इन दिनों और का नाम बुलाया है? नहीं लगता प्रिंस। अच्छा है, डाई मुबाई राहत की सांस लेता है। आगे बढ़ने ही वाला था कि छोटा नौकर रोक लेता है चापलूसी से। प्रिंस, मुझे एक छोटा रास्ता पता है, कुछ दूरी बच जाएगी, चलें? डाई मुबाई फौरन हाँ कर देता है। नौकर के पीछे बगल की गली में घुस जाता है।
सड़क पर तुमने अब तक 3 बार बैड लक कर्स लगाया है, कोई हरकत नजर नहीं आई। थोड़ा हिचकिचाते हुए खुद से बोलते हो, एक बार और ट्राई करता हूँ, फिर से चुटकी बजाते हो। थोड़ी देर बाद शिंलो सिटी की एक गली में जोरदार धड़ाम की आवाज गूंजती है। एक पुरानी दीवार गिर जाती है। छोटा नौकर मलबे के पास बेचैन होकर मदद की गुहार लगाता है। जल्दी बचाओ थर्ड प्रिंस को, वो बेहोश हो चुका है। प्रिंस उठिए, छोटा नौकर लगातार पुकारता है। डाई मोबाइल हल्के से आंखें खोलता है, बहुत कमजोर आवाज में, दर्द हो रहा है, जल्दी वापस पैलेस ले चलो, हीलर बुलाओ। बोलते ही फिर से बेहोश हो जाता है। नौकर उसे पीठ पर उठाकर पैलेस की तरफ दौड़ता है। गेट पहुंचते ही एक बूढ़ी आवाज सुनाई देती है, क्या फिर से थर्ड प्रिंस को कुछ हुआ है? हीलर, आप यहीं हैं, बहुत अच्छा हुआ, प्रिंस को गिरती दीवार ने चोट पहुंचाई है। नौकर हैरानी और खुशी दोनों में कहता है, दूसरी बार जब मुझे बुलाया गया था मुझे पहले ही लगा था प्रिंस को शायद फिर जरूरत पड़ेगी, इसलिए गया नहीं। बूढ़ा थोड़े गर्व से कहता है, पर पीठ पर लदे डाई मोबाइल को देखकर वो एकदम स्तब्ध हो जाता है। इतनी बुरी चोट, पिछली बार से भी ज्यादा है। पहले बंदे को अंदर ले चलो, जान बचाना जरूरी है। बूढ़ा जल्दी, इस बार ट्रीटमेंट में पिछली तीनों बार से भी ज्यादा वक्त लगता है। डाई मोबाइल ठीक होते होते बूढ़ा थककर जमीन पर बैठ जाता है, हांफते हुए, अब और नहीं, ये आज की आखिरी बार है, फिर से कुछ हुआ तो मुझे मत बुलाना, मेरी ये बूढ़ी हड्डियां अब झेल नहीं पाती। डाई मोबाइल उसकी बात अनसुनी करके बिस्तर से उतरता है। नाराजगी से नौकर से कहता है, चलो चलते हैं, पर कोर्ट से बाहर निकलते ही थोड़ा हिचकिचाकर रुक जाता है। आज की बदकिस्मती वाकई बहुत अजीब है, बार बार बिना वजह चोट लगती जा रही है। इसी सोच में डूबे उसे नौकर आकर पूछता है, प्रिंस अभी भी जू परिवार की चौथी मिस के साथ वाले उस बंदे को ढूंढने जाएंगे? जू छिन नाम सुनते ही डाई मोबाइल की स्पिरिट फिर से जाग जाती है। चलो, दोनों जल्दी से पैलेस गेट से बाहर निकलते हैं। स्ट्रीट पर पहले से तुम आज पहली बार ऐसा अजीब मामला देखा, आखिर हो क्या रहा है? तुम बोलते हुए हाथ उठाकर फिर से चुटकी बजाते हो। पैलेस गेट पर डाई मोबाइल सोच में पड़ा है, बड़ी रोड जाए या छोटी। तभी गेट के बगल वाले साइड दरवाजे से एक गंदगी वाली गाड़ी बाहर निकलती है। उसका मन धक से रह जाता है, दूर हटने की सोचता है, पर तभी अटक की आवाज आती है। गंदगी वाली गाड़ी अचानक फट जाती है। गंदगी बारिश की तरह उड़कर उस पर और छोटे नौकर पर गिरती है। तेज बदबू आने लगती है, दोनों की सांस उखड़ जाती है। डाई मोबाइल आंखें लाल किए आसमान की तरफ मुंह उठाकर चीखता है। थोड़ी देर बाद वो चुपचाप कोर्ट में लौटता है। नहाकर कपड़े बदलकर छोटे नौकर के साथ स्टडी रूम में जाता है। वो अपनी बांह उठाकर बार बार सूंघता है कहीं। छोटा नौकर आंखें फाड़ कर देखता है, ऐसा कैसे हो सकता? मुझे बाहर जाना मना है। इसका मतलब तुम लोग भी नहीं जा सकते? ऐसा नहीं। डाई मोबाइल बाहर की तरफ चिल्लाता है, कोई है? आओ। एक गार्ड अंदर आता है, कोर्ट के सारे गार्ड्स इकट्ठा करो। गार्ड आदेश लेकर चला जाता है। डाई मोबाइल नौकर को हुक्म देता है, जाओ, तुम सबको लेकर उस बंदे को अच्छी तरह पीटो, फिर पकड़कर वापस लाओ, मैं उसकी अच्छी आवभगत करूंगा। छोटा नौकर बाहर आता है। गार्ड्स पहले ही जमा हो चुके हैं। गला साफ करके भाषण देना शुरू करता है। आज एक लड़का जू परिवार की चौथी मिस के साथ शॉपिंग करते नजर आया, उसका हाथ भी पकड़ रखा था। प्रिंस ने आदेश दिया है उसे सबक सिखाने का। गार्ड्स में हलचल मच जाती है। जू फैमिली की चौथी मिस, क्या वो थर्ड प्रिंस की होने वाली पत्नी नहीं? अभी सगाई नहीं हुई शायद। रॉयल फैमिली और जू फैमिली की शादी तो परंपरा है, सगाई हो या ना हो, बात तो वही है। चौथी मिस का हाथ पकड़ने की हिम्मत प्रिंस को बिल्कुल इज्जत नहीं दी। जरूर पकड़ना होगा, वरना क्या रह जाएगा इज्जत। स्टडी रूम में बैठा डाई मोबाइल सुनते सुनते चेहरा कभी उजला कभी काला करता है। सिर भारी महसूस होता है। रास्ते में एक चीख मारता है, सब चुप हो जाओ, बाहर जाओ। गार्ड्स फौरन चुप हो जाते हैं, जल्दी से कोर्ट से बाहर भागकर गेट की तरफ बढ़ जाते हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा, अब तक बैड लक कर्स कोई असर नहीं दिखा रहा। तुम दाहिना हाथ उठाकर फिर से चुटकी बजाते हो। कुछ ही देर में पहले स्टडी रूम में बैठा डाई मोबाइल बाहर से आती हलचल भरी कदमों की आवाज सुनता है। दिल में खुशी होती है, सोचता है वो पकड़ा गया। खुशी खुशी उठकर बाहर की तरफ बढ़ता है। चलते चलते इतराते हुए कहता है, इस बंदे को हिम्मत हुई मेरी मैतर को छूने की, अब देखता हूँ इसे कैसे सुधारता हूँ। स्टडी रूम का दरवाजा खोलते ही वो एकदम जम जाता है। सामने छोटा नौकर और गार्ड सब लहूलुहान और सूजे हुए चेहरों खड़े हैं। पीछे कोई नहीं है। क्या हुआ? डाई मोबाइल की भौहें कस जाती हैं। छोटा नौकर रोनी सूरत में सिर झुकाकर, प्रिंस, हम उसे पकड़कर नहीं ला पाए। क्या तुम इतने सारे लोग होकर भी एक लड़के को नहीं पकड़ पाए? ऊपर से खुद पिट भी गए? डाई मोबाइल गुस्से में उबल पड़ता है। हमें उससे सामना ही नहीं हुआ। छोटा नौकर डरी हुई आवाज में कहता है, सामना ही नहीं हुआ? वो बिना कुछ पूछे सीधे हम पर टूट पड़े, बताने का मौका ही नहीं दिया। छोटा नौकर और रोने लगता है, आंसू टपक पड़ते हैं घुटनों के बल गिरकर। प्रिंस, हमारे लिए इंसाफ कीजिए। क्राउन प्रिंस के लोगों ने बहुत बुरी तरह मारा, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम भी सिर्फ जू परिवार की चौथी मिस के साथ वाले उस लड़के को पकड़ने गए थे। सब निकल जाओ, चले जाओ। डाई मोबाइल गुस्से में चिल्लाकर बात काट देता है। छोटा नौकर और गार्ड्स डर से लड़खड़ाते हुए भागकर कोर्ट से बाहर निकल जाते हैं। सिर्फ डाई मोबाइल अकेला कमरे में रह जाता है, चेहरा गुस्से से एकदम काला पड़ा है। तभी दरवाजे पर तैनात गार्ड अंदर आकर सूचना देता है, थर्ड प्रिंस, राजा जी ने आपको बुलाया है। डाई मोबाइल फौरन उठकर बाहर निकलता है। पहले से राजा का पर्सनल गार्ड आंगन में इंतजार में खड़ा है। उसके दिल में एक बुरी सी आशंका उठती है। धीमी आवाज में पूछता है, क्या पता है पापा ने किस बात के लिए बुलाया है? मुझे नहीं पता, राजा जी ने बस जल्दी आने को कहा। संभल कर जाना, राजा जी का मूड आज ठीक नहीं लग रहा। गार्ड का चेहरा गंभीर है। डाई मोबाइल देर नहीं करता, गार्ड के पीछे पीछे चलकर कोर्ट से निकल जाता है। शिनलू एम्पायर के भव्य हॉल में सन्नाटा छाया है।
रॉयल थ्रोन पर शिनलो का राजा गंभीर मुद्रा में बैठा है। दाई मुबाई तेजी से आगे बढ़कर घुटनों के बल बैठ जाता है। पापा को सलाम। राजा एक शब्द नहीं बोलता, सिर्फ ठंडी नजरों से घूरता रहता है। दाई मुबाई जमीन पर सिर झुकाए हिलने की हिम्मत नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद चोरी से नजर उठाता है। ठीक सामने गुस्से से भरा टियान डॉ एम्पायर का एम्बेसडर खड़ा दिखता है। दिल एकदम बैठ जाता है। समझ जाता है फिर से बुरी खबर आने वाली है। सिर झुकाकर धीमी आवाज में बोलता है, जी पापा, मुझसे गलती हुई है। राजा ठंडी आवाज में कहता है, थर्ड प्रिंस डाई मुबाई, क्या तुम्हें अपनी गलती का अंदाजा है? गलती मान ली, अच्छी बात है। टियान डॉ एम्पायर के एम्बेसडर की गाड़ी से टकराकर उसे चोट पहुंचाई, पैलेस गेट भी तोड़ा, इसलिए 3 महीने के लिए तुम्हें पैलेस में नजरबंद किया जाता है। डाई मुबाई अचानक सिर उठाता है। यकीन नहीं होता। गाड़ी टकराने और गेट टूटने की सजा 3 महीने की नजरबंदी? पापा, घोड़े डर गए थे इसलिए मैं भी। कहते कहते जल्दी से रुकता है। राजा की भौहें सिकुड़ती देख फौरन बात बदलता है। जी, आदेश मानता हूँ। राजा हल्का सा सिर हिलाकर हाथ के इशारे से जाने को कहता है। डाई मुबाई फौरन धन्यवाद कहकर जल्दी से कोर्ट में भाग जाता है। जब से उसने उस लड़के को सबक सिखाने की सोची जो जू छिंग के साथ घूम रहा था, तब से एक के बाद एक बदकिस्मती लगातार आ रही है। अब तो नजरबंदी भी हो गई। डाई मुबाई का मन बहुत बेचैन है। गुस्से में पास खड़े खंबे को लात मारता है। आह, वो अब उतनी बदकिस्मती नहीं होगी। वो छोटे नौकर को बुलाकर हुक्म देता है, आगे से उस बंदे को सबक सिखाने की बात मत करना। बस जू फैमिली की चौथी मिस पर नजर रखना। कुछ भी हलचल हो तो तुरंत बताना। छोटा नौकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। यकीन नहीं होता वो ऐसे छोड़ देगा। आगे बढ़कर चापलूसी से कहता है, प्रिंस, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? उन्होंने आपके मंगेतर का हाथ पकड़ा है, कैसे बर्दाश्त हो? आप नजरबंद हैं तो कोई बात नहीं, मैं रॉयल नाइट्स को बुलाकर आपका बदला ले लूंगा। चुप हो जा। डाई मुबाई का चेहरा एकदम गंभीर हो जाता है। सतर्क होकर चारों तरफ देखता है। कोई हलचल नहीं दिखने पर गुस्से में गहरी आवाज में कहता है, फिर से अगर बदला लेने की बात की तो तुझे बाघ को खिला दूंगा।